हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रायपुर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का ये वीडियो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से संबंधित रहेगा, जिसमें हम लोग 1 दिसंबर से लेकर के अब तक यानी कि 31 दिसंबर तक के जो महत्वपूर्ण डाटा है उसको यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और जैसा कि आप सभी को मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों में आपको मिल जाएगा। लास्ट में आपको बता दूंगा कैसे इसको पीडीएफ को डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका मॉक टेस्ट होता है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होता है। तो गूगल प्ले स्टोर में आप लोग यहाँ पे जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक बातें हैं। एक और जानकारी यहाँ से, ये जो करंट अफेयर सीरीज चलती है बीके नायक सर के मार्गदर्शन में चलती है, और छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर के लिए आपको किसी अदर सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा सोर्स आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। और ये जो बुक है, यहाँ से इस बुक में आपके जनवरी से लेकर के जनवरी 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक के, यानी कि आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी तक का डाटा आपको इस बुक में मिल जाएगा। मार्केट में ये अवेलेबल हो चुका है, प्रमुख बुक डिपो में आपको मिलेगा, ठीक है। कोई यहाँ से आपके ऑफिस से ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होगा, तो आप लोग अपने नजदीकी प्रमुख बुक डिपो में यहाँ से परचेज कर सकते हैं। लिमिटेड स्टॉक रहता है, बाद में आपको यह पुस्तक अवेलेबल नहीं हो पाएगी। और पीएससी के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम आपका सीजीपीएससी अधीक्षक है, इसके लिए भी आप लोग इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इससे बाहर का कंटेंट आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी जो बुक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसे अभ्यर्थी जो अभी यहाँ पे सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या ऐसे अभ्यर्थी जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अब जो समय है आपका जनवरी लग चुका है, जनवरी के बाद 22 फरवरी को आपका प्री का एग्जाम होने वाला है। तो इन बचे हुए दिनों में, कम समय में, 1 महीने ही आपके लगभग बचे हैं, इस 1 महीने में एकदम बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए आपको एक पतला सा बुक मिलेगा, क्विक रिवीजन, जो कि बीके नायक सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, ठीक है। तो इस बुक में आपको इंडियन, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपका केवल सीजी होगा या तो इंडियन होगा, तो इसमें इंडियन सेगमेंट और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान दोनों को कवर किया गया है। एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। अगर आप लोग यहाँ पे पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं और इन दोनों बुक का कॉम्बिनेशन यानी कि दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको अदर सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कम समय में। मतलब कम समय, इस बुक का डिजाइन ऐसा किया गया है कि कम से कम समय में हम कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जब तैयारी के दौरान हम लोग प्राय ये देखते हैं कि हमारे सामने दिक्कत ये आता है, आपके मार्केट में बहुत सारे कंटेंट है, लेकिन क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बुक में आपके जो कंटेंट दिए हुए हैं एकदम सारगर्भित कंटेंट आपको मिलेंगे, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने नजदीकी बुक डिपो से प्राप्त कर सकते हैं, लिमिटेड स्टॉक है। और चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हम लोग का गणतंत्र दिवस 2026। और आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस 2026 यानी कि 26 जनवरी को मनाया जाएगा। तो इसको अभी क्यों देख रहे हैं? तो अभी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ से इस आपके गणतंत्र दिवस में, यानी कि आपके दिल्ली के कर्तव्य पथ में जो झांकी होती है, उसमें छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में लोग बात करेंगे। और गणतंत्र, यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के लिए छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन किया गया है, ठीक है। कहाँ की झांकी का चयन किया गया है? आपके छत्तीसगढ़ की झांकी का यहाँ पे चयन किया गया है, ठीक। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ की झांकी का यहाँ पे चयन किया गया है। और इसका जो विषय है बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। यहाँ पे जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, जनजाति वीर नायकों को समर्पित, इसको मैं कई बार आपके वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। देश का पहला डिजिटल संग्रहालय जो कि नवा रायपुर में स्थित है, ये आपको, ये जो झांकी है ये आपके दिल्ली के कर्तव्य पथ में आपको देखने को मिलेगा। और भारत सरकार की जो थीम है इस वर्ष के लिए, स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, ठीक है। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम थीम को भी आपको याद रखना है। कुछ बेसिक पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। स्थान आपको आप पूछेगा तो आपको बताना है कर्तव्य पथ नई दिल्ली। डेट इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि आपको पता है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका चयन किसके द्वारा किया गया है पूछा जाएगा, तो रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा इसका चयन किया गया है। कुल कितने राज्यों का चयन हुआ है? तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कुल यहाँ पे 17 राज्यों का चयन हुआ है। कितने राज्यों का? 17 राज्यों का। नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ कितने राज्यों का यहाँ पे चयन हुआ है। तो टोटल 17 राज्यों की झांकियों का चयन हुआ है। उन 17 राज्यों में से एक राज्य आपका छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के क्या झांकी, तो यहाँ पे विषय आपको पूछेगा तो आपको बताना है देश का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, नया रायपुर में। इसका जो झांकी है आपको 26 जनवरी के दिन आपको दिल्ली के कर्तव्य पथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देश का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो नया रायपुर आपके छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला टॉपिक यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अगला जो टॉपिक है भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में लोग बात करेंगे। तो जो भोरमदेव मंदिर है ये कौन से जिले में है पूछेगा तो आप सभी को पता है जिला कौन सा हो जाएगा, कवर्धा यानी कि कबीरधाम। कौन सा जिला हो जाएगा यहाँ पे, कबीरधाम हो जाएगा। और इस भोरमदेव मंदिर को हम लोग किस संदर्भ में जानते हैं, तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है।
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की एक योजना है, योजना का नाम है स्वदेश दर्शन योजना 2.0। याद रखना है आपको, स्वदेश दर्शन परियोजना आपका 2.0 के अंतर्गत इसका चयन किया गया है। और क्या चयन किया गया है, तो इसमें क्या बनेगा आपका, तो कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। अब इसके बारे में और बेसिक चीजों को देखते हैं। अब इस आपके परियोजना में लागत कितनी होगी, तो 146 करोड़ रुपए आपको याद रखना है। ठीक है, लगभग आपका 146 करोड़ रुपए है, इसको आपको याद रखना है। और इसके लिए जो भूमि पूजन हो चुका है, कब हुआ है आपका, तो 1 जनवरी 2026 को किनके द्वारा पूछेगा, तो आपको याद रखना है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा यहाँ पे भूमि पूजन किया जा चुका है। और ये कौन है, तो केंद्रीय यानी कि केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। तो ये डाटा आपको यहाँ पे याद रखना है। इसमें क्या क्या काम होगा, तो भोरमदेव मंदिर परिसर का विस्तार होगा। मड़वा, इसके आसपास आपको कौन कौन से और मंदिर देखने को मिलते हैं, तो मड़वा महल आपको देखने को मिलता है, छेरकी महल आपका प्रसिद्ध है, तो इन सभी का आपका क्या होगा, विस्तार होगा। इसके अलावा रामचुआ मंदिर और सरोदा डैम तक एक पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। सभी को जोड़ करके एक विशाल आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉरिडोर देखने को मिलेगा। तो जो बेसिक पॉइंट है उसको आपको नोट करके रखना है। भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना, योजना कौन सी योजना के अंतर्गत यहाँ पे स्वीकृति मिली है, तो स्वदेश दर्शन योजना 2.0 आपको याद रखना है। योजना में लागत कितनी है पूछेगा, तो आपको बताना है 146 करोड़ रुपए। और इसके लिए भूमि पूजन कब किया गया पूछेगा, तो डेट आपको याद करके रखना है, 1 जनवरी 2026 को भूमि पूजन किया गया है। और इसमें किसके द्वारा पूछेगा, तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम याद रखना है, जो वर्तमान में क्या है, आपके केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। अब आपको कमेंट में ये बताना है हमारे राज्य से पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है, इसको आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और एक बेसिक पॉइंट और आपको यहाँ पे विशेष तथ्य है, इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी केंद्रीय पर्यटन परियोजना है ये, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये क्या है, आपका छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी केंद्रीय पर्यटन परियोजना है, तो इसको विशेष तौर पे आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे यहाँ पे जितने फैक्ट दिए गए हैं उन सभी से क्वेश्चन बन सकता है। अगला टॉपिक, ठीक है, इसको हम लोग कई आपके वीडियो में कवर कर चुके हैं इनको, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में यानी कि 23 दिसंबर 2025 को आपकी राजकीय क्षति हुई है। और राजकीय क्षति नहीं, राष्ट्रीय क्षति मैं मानूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें पूरा घटनाक्रम हम लोग पढ़ेंगे। साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन, साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन, इनका पूरा आपका डाटा यहाँ पे आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे 1 जनवरी 1937 कौन से जिले के निवासरत है, तो आपको याद रखना है राजनांदगांव। कौन से जिले के निवासी हैं, तो राजनांदगांव के निवासी हैं। इनके बारे में पूरा चीज हम लोग पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख सम्मान है, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो इनको 1999 में आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए इनको इसी वर्ष दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इनके बारे में और बेसिक चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इनको कौन से क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है बोलेगा, तो आपको 59वां याद रखना है, क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित करने की घोषणा, इसके लिए घोषणा आपके 22 मार्च को ही कर दी गई थी, 22 मार्च 2025 को ही कर दी गई थी। और 21 नवंबर को इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, ठीक है, श्री शुक्ल जी छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार बन गए। ये तो छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं, लेकिन हिंदी के कौन से क्रम के पूछेगा, तो आपको याद रखना है हिंदी के 12वें क्रम के साहित्यकार हैं। कौन से क्रम के साहित्यकार हैं, 12वें क्रम के। छत्तीसगढ़ से यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले यहाँ पे साहित्यकार हैं, और हिंदी के यहाँ पे 12वें क्रम के साहित्यकार हैं। इस पुरस्कार के तहत कुल कितनी राशि यहाँ पे प्रदान की जाती है, तो 11 लाख रुपए आपको याद रखना है। कितना आपका, 11 लाख रुपए याद रखना है। इसके अलावा प्रशस्ति पत्र और वांग देवी कहने का से मां सरस्वती की कांस्य प्रतिमा भी यहाँ पे दी जाती है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है, इनको हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक भी पॉइंट को हमें यहाँ पे नहीं छोड़ना है। श्री शुक्ल जी को 1968 में, कौन सी तिथि में, 1968 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण फेलोशिप पाने वाले ये क्या है, आपके प्रथम लेखक हैं। ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 और उनकी कौन सी कृति के लिए दिया गया है, तो कृति का नाम है, आपको याद रखना है, रचना का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये आपको याद रखना है। इसके लिए उन्हें क्या मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यास बहुत फेमस उपन्यास है जिसका नाम है नौकर की कमीज। सुने होंगे आप लोग, नौकर की कमीज पर फिल्म बनी है, और ये फिल्म बनाने वाले जो निर्देशक हैं इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है मणिकौल। ये भी आपको याद रखना है। मणिकौल जी ने आपके विनोद कुमार शुक्ल जी के जो कि उपन्यास एक रचना है जिसका नाम क्या है आपका नौकर की कमीज, इसके ऊपर एक काफी प्रसिद्ध फिल्म बनाई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा आपको डाटा देखना है। उनका सारा रचना, जितनी भी रचना इंपॉर्टेंट है आपको इस टेबल में मिल जाएगा।
चाहे वो कविता संग्रह हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी संग्रह हो। ठीक है, तो पहले कविता संग्रह को देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे शुक्ल जी की प्रथम कविता संग्रह का नाम क्या था, तो लगभग जय हिंद आपको याद रखना है। और ये इन्होंने कब लिखी थी, तो इन्होंने लिखी थी 1971 में। इसके बाद वह आदमी चला गया, सब कुछ होना बाकी रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है, उसके अलावा कभी के बाद अभी, ठीक है, और कवि ने कहा। सारी बातों में गूढ़ रहस्य आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी टॉपिक है यहाँ पे सभी में आपको गूढ़ रहस्य देखने को मिलेगा, सभी आपको याद रखना है। लेकिन विशेष तौर पे आपको याद रखना है लगभग जय हिंद, ये इनकी पहली कविता रचना है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे नौकर की कमीज, ये उपन्यास है, इसके ऊपर मूवी बनी है और ये पहली उपन्यास है। ठीक है, ये भी आपके कब, तो 1979 में। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद खिलेगा तो देखेंगे, ये भी उपन्यास है, उपन्यास संग्रह में हम लोग देखेंगे, और जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये भी आपको याद रखना है। ये जो रचना है 1997 में इन्होंने लिखी थी। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, ये भी इनकी रचना है। यासीर आसाता, ये भी क्या है आपकी इनकी रचना है। एक चुप्पी जगह, ये भी क्या है इनकी रचना है। कहानी संग्रह में आपको देखने को मिलेगा पेड़ पर कमरा, ठीक है, महाविद्यालय, एक कहानी, गोदाम और गमले में जंगल, इतना आपको याद रखना है। लेटेस्ट वाले आपको मिलेगा गमले में जंगल। ठीक है, गमले में इन्होंने जंगल लिखी है। ठीक है, और जो कि क्या है आपकी कहानी संग्रह है, और कविता में है तो यहाँ पे कवि ने कहा था। और पहला आपका रचना पूछा जाएगा तो आपको बताना है लगभग यहाँ पे जय हिंद, लगभग जय हिंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कोपरा जलाशय। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका आर्टिकल है, इसको भी हम लोग को देखना है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट कौन सा, आपका कोपरा जलाशय। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोपरा जलाशय कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ पे, तो आपके बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, आपके बिलासपुर में स्थित है। और यह कौन सी बेसिन का हिस्सा है पूछेगा, तो यह महानदी बेसिन का हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपके छत्तीसगढ़ का पहला है, लेकिन भारत का कुल कौन से क्रम का है, तो भारत का 96वें क्रम का रामसर साइट है। और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सॉरी भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं, तो 96 आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके जैव विविधता के बारे में बात करेंगे तो यहाँ 149 पक्षी प्रजाति और 17 स्तनधारी प्रजाति का आवास है, जिनमें रिवर टर्न और कॉमन पोचार्ड जैसी दुर्लभ प्रजातियां इसमें शामिल हैं। और उपलब्धि इसको क्या मिली है, तो छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। अगर घोषणा तिथि आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है 12 दिसंबर 2025 को, 12 दिसंबर 2025 को यह वैश्विक जो दर्जा है ये मिला है किसको, आपके कोपरा जलाशय को। और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्या है आपका, तो पहला रामसर साइट है। ठीक है, यह जो दर्जा है वैश्विक महत्व की आर्द्र भूमियों को जैव विविधता और जल संरक्षण के लिए दिया जाता है। और इसका विजन, ठीक है, विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह उपलब्धि जो है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @2047 का हिस्सा है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो कोपरा जलाशय को यह उपलब्धि मिली है तो किस आपके विजन के तहत मिली है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @2047 के तहत मिली है और इसी का हिस्सा है। और इसके तहत वर्ष 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है, ऐसे आपके एक नहीं बल्कि कितने आपके, तो 20 वेटलैंड्स यानी कि रामसर साइट को, ठीक है, वेटलैंड्स को यहाँ पे रामसर साइट का दर्जा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखना है अभी संख्या 1 है, लेकिन यहाँ पे जो लक्ष्य लिया गया है 2030 तक कि छत्तीसगढ़ के 20 वेटलैंड्स कहने का से आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र जहाँ पे दलदली यहाँ पे एक प्रकार से मान सकते हैं। ठीक है, तो इनको क्या मिलेगा, आपका रामसर साइट का दर्जा दिलाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इससे लाभ क्या होगा, तो इससे लाभ ये होगा इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय जो रोजगार में क्या होगा, सृजन होगा, स्थानीय रोजगार में सृजन होगा और वेटलैंड संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, ये क्या है आपका कोपरा जलाशय है, महानदी बेसिन का एक हिस्सा है, बिलासपुर में स्थित है। घोषणा तिथि आपको याद रखनी है 12 दिसंबर 2025। ठीक है, और ये क्या है आपके छत्तीसगढ़ का पहला, और भारत के कौन से क्रम का पूछेगा, तो 96 क्रम का। क्रम को लेकर के थोड़ा सा मतभेद आप लोगों को देखने को मिलेगा, किसी किसी आपके जगह पे आपको 95 और किसी जगह पे 96, लेकिन अब तक जो डाटा मिला है उसके हिसाब से ये कौन से क्रम का है, तो 96 क्रम का है। ठीक है, तो 95 कौन सा है इसको भी हम लोग देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले ये जो जानकारी है ये उसी से आपके ली गई है। जलाशय में 20,000 पक्षियों का डेरा है, ग्रामीणों ने तय किया कि इनका शिकार नहीं होने देंगे, एक आर्टिकल है। और ये क्या है आपके कोपरा जो जलाशय है ये प्रदेश की पहली रामसर साइट घोषित हो चुकी है। ये न्यूज आर्टिकल में भी आपको देखने को मिलेगा। ये आपके बिलासपुर रतनपुर बाईपास मार्ग में आपको स्थित ये जलाशय आपको दिख जाएगी। ठीक है,
इसके बारे में पूरा डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं। राजधानी रायपुर से 100 और बिलासपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर पर रतनपुर बाईपास रोड में कोपरा गांव में हाईवे से सकरी सड़क के उतरकर करीब 2 किलोमीटर का सफर तय करते ही सामने आपको क्या मिल जाएगा, कोपरा जलाशय मिलेगा। पानी इतना साफ है, किनारे पर खड़े होने पर तली में जो चीजें हैं वो भी आपको दिखाई देंगी। यहाँ 20,000 से ज्यादा पक्षियों की उपस्थिति है और इसमें प्रमुख रूप से जो विदेशी पक्षी हैं, ठीक है, जो नवंबर से फरवरी तक यही देखे जाते हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं, उसमें आपको कौन कौन से मिलेंगे, तो यहाँ पे सभी का नाम इस वाले आर्टिकल में दिया है, जिसमें आपके हेडेड गुज, उसके बाद रेड क्रिस्टेड पोचार्ड, उसके बाद यूरेशियन कर्क्ल्यू, उसके बाद आपके टेल्ड गाल्टकीट और उसके बाद पोवाड़ और गढ़वाल, ये सब आपके पक्षी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि क्या है, आपके प्रवासी पक्षी हैं। ठीक है, तो प्रवासी पक्षियों का भी यहाँ पे झुंड आपको देखने को मिलेगा। ये आपके छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का पल है ही। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा चीजें हम लोग देखते हैं। जो रामसर साइड है, इसके लिए रामसर कन्वेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसकी स्थापना कब होती है, तो यह जो संधि है, जो कन्वेंशन है, ये 2 फरवरी 1971 को यहाँ पे ईरान के एक रामसर शहर में अपनाई गई थी। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है आपका, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो प्रभावित तिथि है, ये 1975 से लागू हुई थी, विश्व में 1975 पे लागू हुई थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लो कि आपके भारत में कब, तो भारत में आपको याद रखना है 1 फरवरी 1982, 1 फरवरी 1982। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को आपके कहाँ पे, तो ईरान के रामसर शहर से इसकी शुरुआत होती है, यह संधि होती है। 1975 से इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाता है। और उसके अलावा आपके भारत में कब, तो 1 फरवरी, ठीक है, भारत में कब, आपके 1 फरवरी 1982 को यह जो साइट है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, उनके संसाधनों को विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग, ये सब सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहता है। इसके अलावा भारत की बात करेंगे, तो भारत में जो कुल संख्या है, दिसंबर में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 96 हो गई है। ठीक है, 96 यहाँ पे हो गई है। जो नवीनतम स्थल है, इसमें कोपरा जलाशय आपको देखने को मिलेगा, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और अगर 95 क्रम का पूछेगा तो आपको बताना है सिलीसेड झील, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक स्थल कहाँ पे पूछेगा, तो आपको राज्य बताना है तमिलनाडु, यहाँ पे 20 रामसर स्थल हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 हैं, तो उत्तर प्रदेश का नाम दूसरे नंबर पे आता है। प्रथम स्थल पूछेगा तो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में। और आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में 1981 में भारत के पहले क्या आपके बने, तो रामसर साइड बने। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछेगा, और ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सुंदरबन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल, और सबसे छोटा कौन सा है, तो रेणुका आर्द्रभूमि, जो कि कहाँ पे आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछेगा ये जो कोपरा जलाशय है, इसका आपका एरिया कितना है, ये जो कोपरा जलाशय इसका एरिया कितना है, तो लगभग आप लोग याद रखोगे 210 हेक्टेयर। ठीक है, 210 वर्ग हेक्टेयर आपको याद रखना है। ठीक, एग्जैक्ट डेट आपको यहाँ पे जो याद हो सकते हैं उसको आपको याद रखना है, 210 हेक्टेयर आपका याद हो जाए, इतने में आपका काम बन जाएगा। चलो, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट घटनाक्रम, जो कि क्या आपके राज्य युवा महोत्सव 2025। इसका आयोजन डेट पूछेगा, तिथि पूछेगा, तो तिथि आपको बताना है 23 से लेकर के 25 दिसंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया। और स्थान पूछेगा तो आपको बताना है राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहरतराई। ठीक है, बहरतराई। उसके बाद ये कहाँ पे है, तो बिलासपुर। ठीक है, तो जगह का नाम आपको याद रखना है, बहरतराई बिलासपुर में। इसमें कुल कितने प्रतिभागी शामिल हुए, तो 33 जिलों से 3000 प्रतिभागी आपको याद रखना है। अब राज्य युवा महोत्सव के दौरान इसमें कुल कितने विधा थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 14 आपको याद रखना है। विभाग पूछेगा, आयोजक विभाग पूछेगा, तो आपको बताना है खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़। और इसका महत्व पूछेगा तो राज्य स्तरीय जो विजेता, ठीक है, राज्य स्तरीय विजेता प्रतिभागी राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये क्या है, इसकी प्रमुख महत्व है। इसमें विशेष जो आयोजन होने वाला है, 23 दिसंबर को उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ की मेजबानी में होने वाले प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम की लॉन्चिंग सेरेमनी भी आयोजित की जाएगी। तो डेट आपको याद रखना है, डेट आपका 23 दिसंबर। ये जो आयोजन है राज्य युवा महोत्सव 23 से 25 दिसंबर, लेकिन 23 दिसंबर को उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ की मेजबानी में होने वाले प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का भी लॉन्चिंग सेरेमनी यहीं पे आपका रखा गया है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, युवा महोत्सव 2025-26 आपका डेट आपका पूछेगा कब से कब तक, तो 23 दिसंबर से 25 दिसंबर आपको याद रखना है। और इसमें आपके खेलो इंडिया लॉन्चिंग सेरेमनी, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का भी लॉन्चिंग सेरेमनी इसी दिन यानी कि 23 दिसंबर को आपके शाम के 7 बजे रखा गया है। ठीक है, तो इसमें जो युवा उत्सव में आयोजित की जाने वाली विधाएं हैं उसमें टोटल 14 हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा कौन कौन से, लोक नृत्य, पंथी नृत्य, राउत नाचा, सुहा नृत्य, कर्मा नृत्य, लोकगीत, वाद विवाद, कहानी लेखन, चित्रकला, कविता लेखन, नवाचार, एकांकी, पारंपरिक वेशभूषा और रॉक बैंड। ये सभी 14 आपके क्या हैं,
यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, तो यहाँ पे आपका विधा मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना जगह का नाम आपका बाहतराई बिलासपुर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये सब पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रतियोगिता में जो विधाएं हैं, ठीक है, प्रतियोगिता की जो विधाएं हैं इसमें टोटल 14 विधाएं हैं, जिसमें से 8 दलीय होंगे और 6 क्या होंगे, एकल होंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं बता दिया हूँ कौन कौन सी विधा यहाँ पे रहने वाली है। दलीय विधा में यहाँ पे आपका जो चीज है उसको भी आप लोग सेपरेटली देख सकते हैं। लोक नृत्य, पंथी, राउत नाचा, सुआ, कर्मा, लोकगीत, रॉक बैंड, एकांकी, ये सब क्या आपके दलीय हैं। एकल में आपका वाद विवाद, कहानी लेखन, चित्रकला, कविता लेखन और नवाचार। ठीक है, ये सब और पारंपरिक वेशभूषा, ये सब क्या आपके एकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय युवा उत्सव में जो भागीदारी रहेगी 5 विधा को लेकर के रहेगी, और वो कौन कौन से, तो जैसे प्रमुख रूप से आपको लोक नृत्य, लोकगीत, वाद विवाद, उसके अलावा चित्रकला और कविता लेखन के विजेता प्रतिभागी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा, ठीक है, उत्सव 2026 में छत्तीसगढ़ का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो विशेष पहल जिसको मैं बता चुका हूं, महोत्सव के शुभारंभ समारोह में छत्तीसगढ़ की मेजबानी होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का भी लॉन्चिंग सेरेमनी रखा गया है। याद रखना है आपको डेट 23 दिसंबर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका जो पुरस्कार राशि इसको देख लेते हैं। अगर कोई दलीय विधा है उसमें कोई प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसको 20,000 रुपए यहाँ पे क्या दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको 15,000 रुपए द्वितीय स्थान वालों को मिलेगा और तृतीय स्थान वालों को 10,000 मिलेगा। तो 20 से 5 कम करते जाना है, और उसके बाद एकल विधा वाले से 5 से स्टार्ट करना है, उसके बाद 3,000, फिर उसके बाद तीसरा जो यहाँ पे आपको मिलेगा 2,000 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रतिभागी को प्रोत्साहन जो राशि है ये कितना मिलेगा, 1,000 रुपए यहाँ पे मिलने वाला है। अगर बात करें प्रत्येक प्रतिभागी की तो प्रोत्साहन राशि कितनी मिलने वाली है, 1,000 रुपए यहाँ पे मिलने वाली है। अगर दलीय विधा है तो 20,000 रुपए प्रथम पुरस्कार, उसमें 5 माइनस करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपके एकल विधा है तो 5,000 से स्टार्ट होगा, दूसरा स्थान आपके 3,000 और तीसरा स्थान आपके 2,000 यहाँ पे मिलने वाला है। अगला यहाँ पे देखेंगे, अगला जो टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महोत्सव एवं खेल को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाएंगे या छत्तीसगढ़ से संबंधित रहेंगे, चाहे महोत्सव हो और खेल हो, इन सबको इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते चलिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि वीडियो में पहली बार है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मंथली करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से संबंधित आपको मिल जाते हैं। और ये आपके इस साल का लास्ट वीडियो है। ठीक है, यानी कि दिसंबर तक के हमने कवरेज यहाँ पे खत्म कर लिए हैं। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और प्री के लिए किस टाइप का वीडियो चाहिए, चाहे एमसीक्यू फॉर्मेट हो या किस टॉपिक से एक वीडियो चाहिए, या जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बीके नायक सर की जो बुक है उनमें से कौन से पोर्शन से आपको वीडियो चाहिए, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे बस्तर पंडुम 2026 के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको और बेहतरीन ढंग से हम लोग सिंगल वीडियो लेकर के आएंगे अगर आपकी डिमांड रही तो। इसका उद्देश्य क्या है, तो बस्तर संभाग की लोक कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाना, ये क्या है इसका उद्देश्य है। इसके अलावा लोक कला, शिल्प, नृत्य, गीत, संगीत आदि का संरक्षण और क्या करना, संवर्धन करना इसका मेन उद्देश्य है। अब इसका आयोजन कौन से विभाग द्वारा किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताओगे, संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और जो नोडल विभाग बनाया जाता है, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा विभाग, ये भी आपको याद रखना है। आयोजन तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 10 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन तिथि है। 3 चरणों में किया जाएगा आयोजन। ठीक है, कितने चरणों में पूछेगा, 3 चरणों में किया जाएगा। बस्तर पंडुम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, पंडुम का अर्थ क्या होता है, उत्सव या त्योहार, ये एक बार आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए इसमें कुल कितनी विधाएं, देखिए ये यहाँ पे सबसे कंफ्यूजन वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे विधा आपका जैसे एक हो गया राज्य युवा महोत्सव हो गया, उसमें 14 विधा आपको याद रखना है। बस्तर पंडुम 12 विधा आपको याद रखना है। बस्तर ओलंपिक आपको याद रखना है। तो इन सब में विधा को आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, और इसमें कुल कितने जिले, तो 7 जिले शामिल होंगे। कौन से संभाग के, तो बस्तर संभाग के, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। बस्तर संभाग के यहाँ पे 7 जिले आपको शामिल मिलेंगे। ठीक, कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे आपका दिया गया है। बस्तर पंडुम का जो लोगो है, अब लोगो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, जब आएगा लॉन्च होगा तो मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, जो लोगो है, थीम है, गीत है, इसका आधिकारिक वेबसाइट का विमोचन मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद के साथ मंदिर प्रांगण में ही मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ जो माझी चालकी, गायता पुजारी और यहाँ पे आदिवासी समाज के प्रमुख जन तथा पद्म सम्मान से अलंकृत कलाकार भी इसमें उपस्थित रहेंगे। जब क्या किया जाएगा, जो माता दंतेश्वरी है जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है, ठीक है, उसके मंदिर प्रांगण में ही बस्तर पंडुम के लोगों का, ठीक है, उसके बाद आपके थीम का, इन सब का विमोचन किया जाएगा और इसका आधिकारिक वेबसाइट का भी विमोचन किया जाएगा। चलिए
वो तो आपका विमोचन हो जाएगा। इसमें हम लोग आयोजन के जो चरण हैं, जो 3 चरण है उसको मैं बता दे रहा हूँ। पहला चरण जनपद स्तर पे, दूसरा चरण जिला स्तर पे, तीसरा चरण आपके संभाग स्तर पे किए जाएंगे। और जो जनपद स्तरीय जो आयोजन होगा, इसमें डेट आपको याद रखना है 10 जनवरी से 20 जनवरी। 10 जनवरी से 20 जनवरी, क्योंकि डेट याद रखने में यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो याद रखना है पहला जो चरण जनपद स्तरीय पे होगा, इसमें आपको याद रखना है 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो 20 जनवरी तक आपका चलेगा। उसके बाद सेकेंड राउंड जिला स्तरीय हो जाएगा, और जिला स्तरीय में आपको याद रखना है 4 दिन का गैप लेना है, यानी कि 20 जनवरी से लेकर के आपके 23 जनवरी तक आपको रेस्ट लेना है। 24 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी 2026 तक यहाँ पे आपके आयोजन किए जाएंगे। संभाग स्तरीय आपको याद रखना है 2 फरवरी से 5 फरवरी, 2 फरवरी से 5 फरवरी, ये आपको यहाँ पे डेट एग्जैक्ट याद रखना है। पहला स्तर जनपद स्तरीय 10 से 20, उसके बाद जिला स्तरीय 24 से 30 जनवरी, और संभाग स्तरीय पूछेगा तो 2 से 5 फरवरी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आयोजन किया जाएगा, तो 32 जनपद मुख्यालय में जनपद स्तरीय का, 7 जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय, और संभाग स्तर में आपके जगदलपुर यानी कि बस्तर में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक जनपद को, ठीक है, 5 लाख का बजट यहाँ पे आवंटित किया गया है, और प्रत्येक विधा के विजेता दल को 10,000 रुपए क्या मिलेगी, प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और प्रत्येक जिला के 10 लाख, ठीक है, अब जिला को जो पूछेगा तो जस्ट डबल है, यहाँ पे 10 लाख का बजट यहाँ पे मिलेगा जिले वालों को, और प्रत्येक विधा के विजेता दल को जस्ट डबल यानी कि 20,000 रुपए। वहां पे आपका 5 लाख है तो 10 लाख, यहाँ पे आपका 10,000 है प्रोत्साहन राशि, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 20,000 हो जाएगा। इसके अलावा, ठीक है, जो संभाग स्तर में पहला स्थान प्राप्त करेगा उसको यहाँ पे 50,000 रुपए, दूसरे स्थान वालों को आपके 30,000 रुपए, और तीसरे स्थान वालों को आपका 20,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और शेष जो 48 यहाँ पे प्रतिभागी दलों को 10,000 रुपए प्रत्येक दल को यहाँ पे दिया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक और ओलंपिक यहाँ पे होने वाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये इस ओलंपिक का नाम है सरगुजा ओलंपिक 2025-26। आयोजक विभाग पूछेगा आपसे तो आपको बताना है कि खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़ शासन, ठीक है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग कौन सा आपका, छत्तीसगढ़ शासन आपको याद रखना है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग कौन सा आपका, छत्तीसगढ़ शासन आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो युवाओं की खेल प्रतिभा को पहचान कर उन्हें खिलाड़ी के रूप में तैयार करना। वही चीज है जैसे बस्तर ओलंपिक चलता है, वैसे ही सरगुजा अंचल के लिए क्या चलेगा, सरगुजा ओलंपिक 2025-26 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और ये जो आयोजन है कौन से विभाग द्वारा, तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो युवाओं के खेल प्रतिभा को पहचान कर उन्हें खिलाड़ी के रूप में तैनात करना। और इसमें कुल कितने खेल शामिल है, तो 12 आपको याद रखना है। ठीक है, कितने खेल शामिल है, 12 आपके खेल शामिल हैं। स्तर, तो ये 3 स्तर पे, पहला विकास खंड, दूसरा जिला और तीसरा संभाग स्तर पे आयोजन किया जाएगा। इसमें आयु वर्ग आपको याद रखना है, जैसे आपके बस्तर ओलंपिक में होता है जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग, तो इसमें 2 कैटेगरी हैं, जूनियर और सीनियर। जूनियर का जो कैटेगरी रहेगा 14 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष आपको याद रखना है, और सीनियर की जो कैटेगरी रहेगी 17 वर्ष आपको यहाँ पे, 17 वर्ष से अधिक वाले आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो खेल शामिल है उसमें कौन कौन सा, तो एथलेटिक्स के विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं हैं, लास्ट में देखेंगे तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। और विशेष क्या है, तो रस्सा कसी केवल महिला सीनियर वर्ग के लिए, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये केवल जो महिला सीनियर वर्ग के लिए क्या है आपका रस्सा कसी है। हॉकी एवं कुश्ती केवल जिला स्तर पर आयोजन किया जाएगा, जो हॉकी और कुश्ती है इसको केवल जिला स्तर पे यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। चलिए इसके और पहलुओं को देखते हैं। तो इसके लिए पंजीयन जो तिथि है, अंतिम तिथि है, ये 12 जनवरी इसका लास्ट डेट है, चाहे ऑनलाइन पंजीयन कराएंगे या ऑफलाइन पंजीयन कराएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका आयोजन कब से स्टार्ट होगा, तो डेट आपको याद रखना है 15 जनवरी, और कब खत्म होगा तो 31 जनवरी, क्योंकि ये 3 स्तर पे आयोजित किया जाएगा। तो पहला जो स्तर है विकास खंड स्तर पे 15 से 18 जनवरी 2026, दूसरा जिला स्तर पे 22 से 25 जनवरी 2026, और तीसरा आपके संभाग स्तर पे 28 से 31 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें भी पुरस्कार का प्रावधान है, प्रोत्साहन राशि है। तो संभाग स्तरीय पुरस्कार को देख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 2 विधाएं एकल और दलीय है। तो एकल वालों को 5,000 रुपए प्रथम स्थान वालों को, और यहाँ पे दलीय वालों को 10,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, वहीं पे द्वितीय स्थान वालों को 3,000 रुपए, और यहाँ पे दलीय वालों को, द्वितीय स्थान वालों को 6,000 रुपए। तृतीय स्थान वालों को क्या मिलेगा, तो 2,000 रुपए, और यहाँ पे दलीय वाला होगा तो उसको कितना मिलेगा, 4,000 रुपए यहाँ पे प्रोत्साहन राशि यानी कि पुरस्कार राशि दी जाएगी। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके। ठीक है, इसके अलावा बस्तर ओलंपिक 2025 की बात करेंगे, 2025-26 की, तो इसमें आपके जो मुख्य अतिथि थे इसके समापन समारोह में आए हुए थे। समापन समारोह, ये जो आपका फाइनल स्टेज था संभाग स्तरीय, ये आपके 11, 12 और 13, ठीक है, ये 3 दिवसीय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 12, 13 और 13 दिसंबर को इसका समापन होता है। ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस दिन आपके कौन आए हुए रहते हैं, श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पे आए हुए रहते हैं। और
एक जो आपको डेट मिलेगा, इनका प्रमुख जो वक्तव्य रहता है उसमें आप लोगों को ये डेट सुनने को मिलेगा 31 मार्च 2026 तक। 31 मार्च 2026 तक ये तिथियां वाले इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि इसमें बार बार केंद्रीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि भारत से नक्सलवाद को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, भारत से यहाँ पे नक्सलवाद को, छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि कहां से, आपके भारत से नक्सलवाद को पूर्णतः 31 मार्च 2026 तक यहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा। ये इनका प्रमुख लक्ष्य है। और इसके अलावा इन्होंने एक और लक्ष्य लिया है आपके दिसंबर 2030 तक। अभी हम लोग 2026 में हैं, ठीक है, दिसंबर 2030 तक बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाना इनका लक्ष्य है। पहले तो यहाँ पे नक्सलवाद की जो समस्या है इसको जड़ से खत्म करना है, जो अल्टीमेटम डेट दिया गया है 31 मार्च 2026, उसके बाद डेवलपमेंट वाला कार्य यहाँ पे चालू होगा। और इन्होंने लक्ष्य रखा है दिसंबर 2030 तक देश के सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का लक्ष्य रखा है। और इस ओलंपिक में जो यहाँ पे प्रतिभागी भाग लिए हुए थे, 3,91,000 प्रतिभागी ने इसमें हिस्सा लिए थे, जिसमें 700 से अधिक क्या थे आपके समर्पित यानी कि आत्मसमर्पित युवा भी यानी कि नक्सली भी इसमें शामिल थे। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ये वही पॉइंट है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह जी आज रायपुर आएंगे। आज कहने का है यहाँ पे 12 दिसंबर का ये जो आर्टिकल है, ठीक है, 13 दिसंबर को बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में यहाँ पे शामिल होते हैं। और जितना पॉइंट मैंने बताया था वो आपको मैंने बता दिया है। आपके दिन शनिवार यानी कि 13 दिसंबर को दोपहर के बाद रायपुर से जगदलपुर पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं, ठीक है, समापन समारोह में इन्होंने शामिल किया। उसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसको मैंने बता दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह पर कहा 31 मार्च 2026 को नक्सली आतंक का अंत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपके छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि पूरे देश से। ठीक है, यहाँ पे 2030 तक बस्तर देश का पहला विकसित आदिवासी संभाग होगा, ये खुद यहाँ पे अमित शाह जी कह रहे हैं। तो ये सब पॉइंट आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना। इसके बाद लगाएंगे लघु कुटीर उद्योग, दूध व्यवसाय का विस्तार होगा। इन सब चीजों के ऊपर यहाँ पे किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा जब नक्सलवाद खत्म होगा, या लगभग यहाँ पे अंतिम चरण में है नक्सलवाद। ठीक है, तो जब यहाँ पे नक्सलवाद पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तो किस प्रकार से डेवलपमेंट करना है बस्तर संभाग का, उसके ऊपर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो आर्टिकल रहेगा अबू जमाड़ पीस हाफ मैराथन 2026। और इसका डेट आपको याद रखना है, ये कब होगा तो 25 जनवरी 2026 को होने वाला है। आपसे पूछेगा कि स्थान पूछेगा कहाँ पे होगा, तो नारायणपुर से बोसिंग, ठीक है, बासिंग ओरछा तक इसका आयोजन किया जाएगा। नारायणपुर से बासिंग और ओरछा तक इसका आयोजन किया जाएगा। और दूरी कितनी होगी तो 21 किलोमीटर की दूरी होगी। कितनी दूरी होगी तो 21 किलोमीटर की यहाँ पे दूरी होगी। और रिले टीम में न्यूनतम एक महिला धावक की सहभागिता अनिवार्य होगी। तो ये भी आपको याद रखना है। आपको याद रखना है अबू जमाड़ पीस हाफ मैराथन 2026 का आयोजन, तिथि आपको पूछेगा तो आपको बताना है 25 जनवरी 2026। कहाँ पे तो नारायणपुर से बासिंग, बासिंग से ओरछा। ठीक है, कुल कितनी दूरी तो 21 किलोमीटर आपको याद रखना है। और इस रिले टीम में जो प्रतिभागी भाग लेंगे उसमें न्यूनतम एक महिला धावक की सहभागिता अनिवार्य रहेगी। चलिए, अगला यहाँ पे आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल में ये बोला गया है कि प्रथम जो राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी, ठीक है, रोवर रेंजर जम्बूरी 2026, इसका आयोजन स्थल पूछेगा तो आपको याद रखना है, ग्राम पूछेगा तो दुधली, और विकास खंड पूछेगा तो डोंडी लोहारा। ये डोंडी लोहारा कौन से जिले में पूछेगा तो आपको बताना है बालोद जिला। कौन सा जिला? बालोद जिला। और इसका आयोजन कब से कब तक पूछेगा तो 9 से 13 जनवरी 2026 तक। इसका आयोजन कब से कब तक तो 9 से 13 जनवरी 2026 तक। इसमें कुल कितने प्रतिभागी भाग लेंगे तो देश भर से 15,000 से अधिक यहाँ पे रोवर और रेंजर इसमें भाग लेंगे। और इसका शुभंकर क्या रखा गया है तो राज्य का जो राजकीय पशु है वन भैंसा। और इसकी थीम आपको याद रखना है विकसित युवा विकसित भारत। थीम क्या है इसकी? विकसित हुआ विकसित भारत। ये भी यहाँ पे याद रखना है। चलिए, अगला न्यूज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अगला न्यूज यहाँ पे 35वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आयोजित हो चुका है तो स्थल आपको याद रखना है हरियाणा। और हरियाणा का है तो इसमें हम लोग क्यों देख रहे हैं, इसका आयोजन 27 से 30 नवंबर 2025 के बीच में किया गया था। इस आपके आयोजन में छत्तीसगढ़ का जो प्रदर्शन है इसको हमें देखना है। इसमें छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन यानी कि सेकंड पोजीशन पे रहा, पहले पोजीशन पे हरियाणा, दूसरे पे आपका छत्तीसगढ़। ऑल ओवर यहाँ पे देखेंगे तो इनको रजत पदक मिला है यानी कि सिल्वर मेडल मिला है। और इसमें जो वर्ग पूछेगा तो अंडर 16 राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धा ये थी। ठीक है, तो इतना फैक्ट इसके बारे में याद रखना है। चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे थाई बॉक्सिंग स्टेट चैंपियनशिप की। आपसे पूछा जाएगा
कि इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका आयोजन आपको याद रखना है दंतेवाड़ा के इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, दंतेवाड़ा के यहाँ पे इंडोर स्टेडियम में आपको याद रखना है। और इसके लिए जो तिथि पूछेगा तो तिथि आपको बताना है 4 से 6 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कब से कब तक किया गया था, तो 4 से 6 दिसंबर 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें विशेष क्या है, तो यह जो आपका इसमें विशेषता आपको याद रखना है कि दंतेवाड़ा जिला में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। दंतेवाड़ा जिला में इसका पहली बार यहाँ पे आयोजन किया गया था, तो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो ये जो बेसिक पॉइंट है इसको आपको याद रखना है, दंतेवाड़ा जिला में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। पहली बार आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो दंतेवाड़ा में। थाई बॉक्सिंग स्टेट चैंपियनशिप कब से कब तक आयोजन किया गया, 4 से 6 दिसंबर 2025 के बीच में आयोजन होता है। और इसमें 19 जिलों के लगभग 380 खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे। आयोजक कौन था, तो आयोजक जो जिला प्रशासन, इसके साथ में खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं थाई बॉक्सिंग संघ के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया था। अब से ये वाला जो कॉर्नर इसको विशेष तौर पे याद रखना है, पहला स्थान दंतेवाड़ा का, दूसरा कोरबा का और तीसरा आपके दुर्ग का रहा है। इस चैंपियनशिप में आपके पहला स्थान दंतेवाड़ा का, दूसरा आपके कोरबा का और तीसरा आपके किसका, दुर्ग का यहाँ पे स्थान देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है 15वां मणिपुर अंतरराष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट। इसका आयोजन पूछेगा। ठीक है, तो आयोजन डेट आपको बताना है 22 से 29 नवंबर 2025 को। कहां पे, तो याद रखना है मणिपुर के कहां पे, आपके इम्फॉल में इसका आयोजन किया गया। कौन से क्रम का है, तो 15वां क्रम आपको याद रखना है। अब इसमें छत्तीसगढ़ की उपलब्धि क्या रही है, तो छत्तीसगढ़ ने पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, पहली बार इस टूर्नामेंट में यहाँ पे हिस्सा लिया गया है, किसके द्वारा, आपके छत्तीसगढ़ द्वारा। और देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की टीम ने अमेरिका, कोलंबिया और इंडियन पोलो एसोसिएशन जैसी टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा की है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। अगला है यहाँ पे जो खेल उपलब्धियां, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और इसमें जो बेसिक चीजें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता बालद के कुमारी दीपाली का चयन इसमें हुआ है। इसका नाम आपको याद रखना है, कुमारी दीपाली। कौन से जिले से निवासरत है पूछा जाएगा, तो बालोद बताना है। आपके राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में इनका चयन हुआ है। ठीक है, 15वां मणिपुर अंतरराष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट अभी देखे हैं, छत्तीसगढ़ पहली बार हिस्सा लिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया। 35वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, छत्तीसगढ़ अंडर 16 ने टीम ने हरियाणा में रजत पदक जीता, सेकंड पोजीशन पे रही। ठीक है, EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव, बलरामपुर की निहारिका नाग, याद रखना विशेष तौर पे, बलरामपुर की निहारिका नाग ने मिट्टी कला में स्वर्ण पदक, कौन सी कला में, तो मिट्टी कला में स्वर्ण पदक हासिल किया है। आयोजन का नाम है EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव, जो कि बलरामपुर की निहारिका नाग ने कहा मिट्टी कला में क्या जीता है, तो स्वर्ण पदक। इसके अलावा राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव, कोंडागांव के लिंगो घोटुल मांद्री नृत्य दल को प्रथम स्थान मिला है इसमें। ठीक है, कोंडागांव के जो यहाँ पे लिंगो घोटुल मांद्री नृत्य दल को क्या मिला है आपका, तो पहला स्थान मिला है राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव में। ये भी आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका लाल किले में गेड़ी नृत्य, लाल किले में गेड़ी नृत्य बिलासपुर के लोक श्रृंगार भारती, आपका एक दल का नाम याद रखना है, बिलासपुर के लोक श्रृंगार भारती दल ने यूनेस्को एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समारोह में गेड़ी नृत्य प्रस्तुत किया। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपके लाल किले में छत्तीसगढ़ यहाँ सबले बढ़िया ये गूंजा है। ठीक है, तो अपने आप में ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरवान्वित करने वाला ये पल है। और इसका आयोजन यूनेस्को एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। किस अवसर पे, तो दीपावली को यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया, इस अवसर पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसमें आपके बिलासपुर की जो लोक श्रृंगार भारती दल है, याद रखना है कौन से जिले से, बिलासपुर से, इन्होंने लाल किले में गेड़ी नृत्य किया है। ठीक है, तो ये आपके खेल कुछ उपलब्धियां हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अगला जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रमुख योजनाएं और जो नीतियां हैं छत्तीसगढ़ शासन की, इसको यहाँ पे हम लोग देखने। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को मिलेगा, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन। ठीक है, औद्योगिक विकास नीति जो 2024 से लेकर के 30 जो चल रही है, उसमें कुछ संशोधन किया गया है। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य की औद्योगिक नीति को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी और स्पष्ट, उसके बाद निवेश अनुकूल बनाना इसका मेन उद्देश्य है, और रोजगार सृजन करना, यानी कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। प्रमुख संशोधन क्या क्या हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। रोजगार सृजन अनुदान, ठीक है, जो रोजगार सृजन में जो अनुदान दिया जाएगा, इसमें 50 से अधिक रोजगार देने वाले विशेष सेक्टर जैसे कि फार्मा, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI, IT
कि एमएसएमई इकाइयों को छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को दिए जाने वाले वेतन पर अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, इसमें अनुदान मिलेगा। जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को जो दिया जाने वाला वेतन है, इसमें अनुदान दिया जाएगा। इससे क्या होगा, रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। सेवा क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। सेवा क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। नीति में अब कंप्यूटर आधारित टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कॉमर्स एवं ऐप आधारित एग्रीगेटर तथा एनबीएल, ठीक है, एनबीएल मान्यता प्राप्त डायनोलॉजिस्ट लैब को भी शामिल किया गया है। इसमें आपके इसका विस्तार किया गया है सेवा क्षेत्र में। इन जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आधारित टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कॉमर्स, ऐप आधारित, ये सबको इसमें शामिल कर लिया गया है। पर्यटन एवं स्वास्थ्य अधोसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए इसको देख लेते हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में 5 सितारा होटल तथा अन्य जिलों में 3 सितारा होटल की स्थापना हेतु प्रोत्साहन, जो बड़े निवेश, निजी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की स्थापना को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा उच्च शिक्षा में NIRF रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल शिक्षण जो संस्थान हैं उनके द्वारा राज्य परिसर में स्थापित करने का विशेष अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो ये औद्योगिक विकास नीति यानी कि जो अन्य राज्यों की तुलना में जो प्रतिस्पर्धा है इसको बढ़ाने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए, निवेश अनुकूल बनाने के लिए इसमें कुछ संशोधन किया गया है। ये संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो एक एक पॉइंट को आपको डीपली यहाँ पे विशेष गहन अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, अगला आर्टिकल हम लोग देखेंगे PM जनमन मोबाइल मेडिकल यूनिट। ये क्या चीज, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो PM जनमन यानी कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानते हैं, तो PM जनमन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो दूरस्थ और वनांचलों में रहने वाले विशेष रूप से जो कमजोर हैं यानी कि जनजाति में भी आपके विशेष रूप से पिछड़े हुए हैं, जिसको हम लोग PVTG वर्ग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों तक स्वास्थ्य सेवाओं को उनके दरवाजे पे पहुंचाना, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा। कहां पे, तो नया रायपुर से। कहां से, आपके नया रायपुर से। इसमें कुल कितने मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों का लॉन्च किया गया, तो 57 आपको याद रखना है। अब मोबाइल कहने का से चलाने वाला मोबाइल नहीं है, ये क्या आपके चलता फिरता वाहन। ठीक है, जैसे आप लोग मोहल्ला क्लिनिक देखे होंगे, उसमें वाहनों में आपके जो मेडिकल स्टाफ है वो आपके क्या करते हैं, गली गली जाकर के इलाज करते हैं। उसी टाइप का आपका 57 क्या मिलेगा, मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन को क्या मिली है, हरी झंडी दिखाने का काम किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। इससे लाभ क्या होगा, तो 2 लाख से अधिक जो पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग जनजाति समूह है, उनकी आबादी को इसका लाभ मिलने वाला है सीधा सीधा। और ये कितने एरिया कवरेज करेगा, तो प्रदेश के टोटल 18 जिलों के 2100 से अधिक गाँव और बसाहटों को ये कवर करेगा। इसमें क्या क्या सुविधा है, तो यूनिट में, प्रत्येक यूनिट में यानी कि प्रत्येक वाहन में एक डॉक्टर, ठीक है, नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक होंगे। 25 से अधिक प्रकार की जांच सुविधाएं इसमें, और 106 तरह की दवाइयां भी इसमें निःशुल्क उपलब्ध होंगी। ये बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, निःशुल्क यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और इसका संचालन प्रत्येक यूनिट द्वारा हर 15 दिन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, हर 15 दिवस के भीतर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। और ये जो योजना है PM जनमन योजना, ये राष्ट्रीय स्तर पे कब शुभारंभ किया गया, तो 15 नवंबर 2023 को, और 15 नवंबर 2023 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगले न्यूज की ओर हम लोग देखेंगे। तो अगला न्यूज हम लोग का महतारी गौरव वर्ष और महिला सशक्तिकरण। ठीक है, महतारी गौरव वर्ष और महिला सशक्तिकरण, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये आपका महतारी गौरव और महिला सशक्तिकरण वर्ष, सॉरी, यहाँ पे महतारी गौरव वर्ष और महिला सशक्तिकरण दोनों को यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखते हैं। क्या चीज है, इसको हम लोग समझते हैं। महतारी गौरव वर्ष ये क्या चीज है, इसको पहले समझते हैं। इसमें जो घोषणा होती है किसके द्वारा, तो छत्तीसगढ़ सरकार यानी कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आगामी वर्ष को यानी कि इस वर्ष को महतारी गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ये आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनका तीसरा कार्यकाल है, और उसमें यहाँ पे 3 आपके जो इस वर्ष है, इस वर्ष को आपके महतारी गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य है मातृशक्ति का सम्मान देना, ठीक, मातृशक्ति को सम्मान देना, सुरक्षा देना, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक गरिमा को बढ़ाना। ठीक है, और इसका संदर्भ, मतलब इसका जो संदर्भ है कहां से, किस विजन से लिया गया, तो ये भी विकसित भारत छत्तीसगढ़ अंजोर @2047 के अनुरूप लिया गया है। इसके पहले जो पूर्व घोषित वर्ष है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रथम जो वर्ष है ये सेवा वर्ष यानी कि विश्वास वर्ष। ठीक है, प्रथम सेवा वर्ष आपके विश्वास वर्ष यहाँ पे घोषित किया गया था, यानी कि शासन और जनता के बीच भरोसे को पुनर्स्थापित करने के लिए। उसके बाद दूसरा वर्ष अटल निर्माण वर्ष यहाँ पे घोषित किया गया था। ये जो बीता हुआ साल है इसको कौन से वर्ष, तो अटल निर्माण वर्ष यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित किया गया था। और ये जो इस वर्ष है यानी कि तीसरा जो वर्ष है इसको महतारी गौरव वर्ष
क्यों? क्योंकि मातृशक्ति को सम्मान देना, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक गरिमा को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे मातृशक्ति को लेकर की जो प्रमुख योजनाएं हैं, जो पहल हैं, उसको सरसरी तौर पे देख लेते हैं। एक ही चार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बारी बारी से यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे चर्चित बहुचर्चित योजना महतारी बंधन योजना, सभी को पता है इसके बारे में। महतारी बंधन योजना अब तक 70 लाख, ठीक है, लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। और अब तक इसका 22 किस्त और 22 किस्त में 14, ठीक है, 14,306 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि अंतरित की जा चुकी है। बजटीय प्रावधान देखेंगे इसमें, ठीक है, 2025-26 में तो महिला एवं बाल विकास विभाग को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 8,245 करोड़ रुपए। कितने आपके? 8,245 करोड़ रुपए का बजट आवंटित इस महिला कल्याण के लिए किया गया है। और महिला कल्याण के लिए, ठीक है, महिला कल्याण के लिए 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मातृशक्ति को रजिस्ट्री में शुल्क छूट, ठीक है, शुल्क में जो छूट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने हेतु रजिस्ट्री शुल्क में 1% की यहाँ पे छूट दी गई है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है, इसको मैं पिछले वीडियो में कवर किया था। तो अब तक राज्य में 368 महतारी सदन का निर्माण हो चुका है। और स्वयं सहायता समूह के बारे में बात करेंगे तो और स्वयं सहायता समूह के बारे में बात करेंगे तो 42,878 महिला समूहों को, ठीक है, अब तक 12,946 लगभग आपके लाख रुपए की रियायती ऋण बस्तर सहित 6 जिलों में यहाँ पे रेडी टू ईट का यहाँ पे कार्य महिला समूह को सौंपा गया है। इतने का कार्य यहाँ पे सौंपा गया है। सुखद सहारा योजना के अंतर्गत 2,18,000 से अधिक विधवा एवं परित्याग महिलाओं को यहाँ पे प्रति माह आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिला सुरक्षा के लिए यहाँ पे 1 स्टॉप सेंटर है, 181 महिला हेल्पलाइन और डायल 112, मतलब 112 जो एकल संचालन, एकीकृत संचालन यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है मातृशक्ति के लिए समर्पित यहाँ पे कुछ योजनाएं हैं। बाजार उपलब्ध कराना, नया रायपुर में यूनिटी मॉल का निर्माण तथा जस्ट प्योर ब्रांड को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जो जसपुर की जस्ट प्योर ब्रांड है, इसको यहाँ पे वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं और पहल चल रही है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। इसके अलावा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण, जो कि अब किस नाम से जाना जाएगा? तो विकसित भारत जी राम जी, ठीक है, वीबी, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या देखेंगे? वीवी जी राम जी। योजना का नाम है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025, ठीक है। और ये केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका को सशक्त बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। अब इसमें जो कार्य दिवस है उसमें भी संशोधन हुआ है। सभी चीजों को देखेंगे, सभी प्रावधान को। पहले प्रमुख प्रावधानों को देख लेते हैं। इसमें रोजगार गारंटी कितनी मिलेगी? तो प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की स्थान पर, पहले 100 दिन मिलता था, उसके स्थान पर कितना? तो अब 125 दिनों तक मजदूरी और रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। ठीक है, मतलब 25 दिनों की यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। बेरोजगारी भत्ता, समय पर कार्य उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत अगर वो समय पे कार्य उपलब्ध नहीं करा पा रही है, एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन का कार्य यहाँ पे उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो क्या देना पड़ेगा? बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। मुआवजा का किस प्रकार प्रावधान है? तो मजदूरी भुगतान में देरी होने पर मुआवजा का प्रावधान है। ठीक है, अगर मजदूरी जो यहाँ पे क्या होगा, मजदूरी भुगतान में यदि देरी होता है तो उसमें भी यहाँ पे मुआवजा का प्रावधान है। प्रशासनिक मद के संबंध में इसकी जो सीमा 6% से बढ़कर 9% की कर दी गई है। जो प्रशासनिक मद है इसकी सीमा पहले 6% थी, अब इसको कितना कर दिया गया है? 9% कर दिया गया है। इसके लिए आपके विशेष जो ग्राम सभा, जिसके लिए जागरूकता हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, यह आपके अनुसूचित क्षेत्रों में 24 दिसंबर को, जो कि आपके 24 दिसंबर को राष्ट्रीय पेशा दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे शेष ग्राम पंचायतों में कब? तो आपके 26 दिसंबर को ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि जागरूकता जरूरी है। जब तक यहाँ पे जो ग्रामीण अंचल के निवासी हैं वो इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग देखेंगे। और वही चीज है आपका कि विकसित भारत जी राम जी हेतु विशेष जो ग्राम सभा है, इसके बारे में जो मैंने बता दिया वही चीजें देखेंगे। लेकिन कुछ यहाँ पे पॉइंट आपको मिलेंगे। जो संदर्भ है केंद्र सरकार की विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के प्रति जागरूकता हेतु जो ग्राम सभा आयोजित की जा रही है उसको हम लोग देखेंगे। तो विशेष ग्राम सभा का आयोजन आपको 26 दिसंबर 2025 को गैर अनुसूचित क्षेत्रों में, और जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें 24 दिसंबर को आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या है? आपका राष्ट्रीय पेशा दिवस है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राष्ट्रीय पेशा दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बताओगे? 24 दिसंबर को मनाओगे। इसका उद्देश्य
ग्रामीणों को नए अधिनियम के तहत रोजगार, मजदूरी भुगतान और पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के एवं अधिकारों की जानकारी देना। वही चीज है, जब तक ग्रामीण अंचलों को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक यहाँ पे जागरूकता नहीं आएगी। ठीक है, अब इसमें तकनीकी उपयोग कैसे किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, इसको भी देखते हैं। तो ग्राम सभा की कार्यवाही को पंचायत निर्णय मोबाइल ऐप ले, ठीक है, ये जो मोबाइल ऐप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा की कार्यवाही को पंचायत निर्णय मोबाइल ऐप पर अपलोड किया जाएगा। जो भी ग्राम सभा की कार्यवाही होगी उसको पंचायत निर्णय, एक मोबाइल एप्लीकेशन याद रखना है, एप्लीकेशन का नाम क्या है आपका, पंचायत निर्णय है। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखना है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट बिजनेस दीदी के, और इसका उद्देश्य है महिला स्व सहायता समूह को व्यवसाय, तकनीक और मार्केटिंग कौशल में कुशल बनाकर सशक्त करना। इसके लिए जो सहयोगी संस्था है ये आपको याद रखना है, IIT भिलाई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। ठीक है, इसमें लाभार्थी कौन होंगे, तो बिहान योजना से जुड़ी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं ये लाभार्थी होंगी। और इसमें जो विशेषज्ञ है यूएस के प्रोफेसर श्री मधु विश्वनाथन द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, दिया गया है। चलिए ये आपको याद रखना है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रोजेक्ट बिजनेस दीदी क्या है, तो प्रोजेक्ट बिजनेस दीदी है महिला जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको व्यवसाय, तकनीक और मार्केटिंग में कुशल बनाने, ये इसका उद्देश्य है। अब एक और प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, इसका नाम है प्रोजेक्ट संकल्प। ठीक है, याद रखना है इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपका, संकल्प है, और प्रारंभ आपके श्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश पे किया गया है। इसका जो लाभार्थी है प्रदेश के आश्रम छात्रावासों में अध्ययनरत बच्चे हैं। ठीक है, ये जो संकल्प प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ये प्रदेश भर में जितने भी आश्रम है, छात्रावास है, उसमें जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनको लाभ मिलेगा। और इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास यानी कि शैक्षिक, नैतिक, सामाजिक और जीवन कौशल सभी का विकास यहाँ पे देना। और इसमें जो सहयोगी प्रशिक्षण है उनका नाम है हैदराबाद के प्रेरक वक्ता श्री नंद जी। ठीक है, तो ये भी निस्वार्थ भाव से ऑनलाइन यहाँ पे क्लास के माध्यम से ये अपनी सेवा दे रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो कड़ी रहेगा ये विकास परियोजना एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला जो टॉपिक इसमें हम लोग देखेंगे केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, जो कि कहाँ पे आपके जाम गांव में है। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कहाँ पे स्थित है, तो जाम गांव कहाँ पे आपके दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे, जिसका डिटेलिंग हम लोग करेंगे। स्थान का नाम आपको याद रखना है जाम गांव एम, ठीक है, जो कि पाटन विकास खंड के अंतर्गत जिला दुर्ग में ये आता है। अब इसमें एरिया पूछेगा तो लगभग ये 101 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। और इसके ब्रांड का नाम क्या है, तो छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड है। ठीक है, ब्रांड का नाम क्या है आपका, छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड है। और इसको किसके द्वारा संचालन किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ शासन एवं राज्य लघु वनोपज, ठीक है, और सहकारी संघ मर्यादित द्वारा इसका आपका संचालन किया जा रहा है। इसमें 3 यूनिट है। ठीक है, मतलब 2 यूनिट यहाँ पे हम लोग देखने को मिलेंगे। एक तो प्रसंस्करण इकाई है जो कि यूनिट 1 कहलाती है, दूसरा केंद्रीय वेयर हाउस है जो कि यूनिट 2 है, और तीसरा इसमें हमें देखने को मिलेगा हर्बल एक्सटेंशन यूनिट हमें देखने को मिलेगा। इन तीनों को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है, इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। पहला जो प्रसंस्करण इकाई है यूनिट 1 है, इसमें आंवला, बेल, जामुन से जूस, कैंडी, मुरब्बा आदि का निर्माण इसमें किया जाएगा। ठीक है, किया जा रहा है। उसके बाद केंद्रीय जो वेयर हाउस है जहाँ पे रखे जाएंगे सामानों को, तो इसमें 4 बड़े गोडाउन है। कितने बड़े गोडाउन है, 4 बड़े गोडाउन है। इस 4 बड़े गोडाउन में 20,000 मीट्रिक टन का भंडारण क्षमता है। ठीक है, चारों को मिला करके यानी कि प्रत्येक में 5,000 मीट्रिक टन का यहाँ पे क्षमता रहेगा। 4 बड़े गोडाउन है यूनिट 2 में। तीसरा है हर्बल एक्सटेंशन यूनिट, यानी कि यहाँ पे आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनर मॉडल पर स्थापित औषधीय पौधों से अर्क निकालना, जो औषधीय पौधे हैं उनसे अर्क निकालना, ये कहाँ पे किया जाएगा, तो हर्बल एक्सटेंशन यूनिट में किया जाएगा। और इसके तहत जो विशेष पॉइंट है, दोनों इकाइयों से यानी कि यूनिट 1 से और 2 से, दोनों इकाइयों से अब तक 5,200 से अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ है। तो ये एक उपलब्धि है। ठीक है, इसके बारे में और हम लोग तीनों यूनिट के बारे में हम लोग देखते जाते हैं। तीनों यूनिट को यहाँ पे देखेंगे तो जो प्रसंस्करण इकाई है और उसके जो कार्य है इसमें बारी बारी से हम लोग देखेंगे। इसमें प्रमुख रूप से 2 यूनिट है। पहला इकाई 1 महिला सशक्तिकरण एवं हर्बल उत्पाद, इसमें महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। इसका लक्ष्य है स्थानीय महिला एवं स्व सहायता समूह की आय को मुनाफा करना यानी कि बढ़ाना। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से आंवला, वही चीजें आपको बताया, बेल, जामुन, इन सब का, आंवला से आपके जूस, कैंडी, लच्छा, मुरब्बा इत्यादि बनाया जाएगा। बेल से मुरब्बा और शरबत बनाया जाएगा। जामुन से पल्स और जूस यहाँ पे बनाया जाएगा। उपलब्धि, कार्य शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर, ठीक है, ये उपलब्धि है, इसको आपको नोट करके रखना है। कार्य शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर आपके 44 लाख के उत्पादों का विक्रय हो चुका है। कितने का, आपका 44 लाख रुपए के उत्पादों का यहाँ पे विक्रय हो चुका है। विक्रय केंद्र कहाँ पे है, तो कहाँ पे इसको बेचा जाता है, तो NWA
एफ मार्ट, ठीक है, जो NWFP मार्ट है वहां पे बेचा जाएगा और संजीवनी केंद्रों में इसका विक्रय किया जाता है। दूसरी जो यूनिट है जो कि वेयर हाउस है यानी कि गोडाउन है, तो इसकी कुल क्षमता मैं बता दिया हूँ 20,000 मीट्रिक टन इसमें भंडारण है, यानी कि 4 बड़े गोडाउन है तो प्रत्येक गोडाउन को 5 मीट्रिक टन यहाँ पे स्टोरेज मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपके संग्रहित जो वनोपज है जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, हर्रा, काल मेघ, पलास फूल और सालवी, इन सभी का यहाँ पे गोडाउन है, इन सभी को संग्रहित किया जाएगा, स्टोरेज किया जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग तो आधुनिक विकास जिसका हर्बल एक्सटेंशन यूनिट हम लोग नाम दिए हैं, ठीक है, जो कि आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर यहाँ पे बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और स्पेयर बायोटेक कंपनी के बीच में अनुबंध हुआ है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और इसके लिए 6 एकड़ जो क्षेत्र है वो आपका यहाँ पे क्षेत्र आपको याद रखना है। लोकार्पण वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री और वन मंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था, इसको मैंने कवर कराया था। इसका महत्व यही है, यह यूनिट वनोपज से अर्क निकाल कर दवाइयों और सौंदर्य प्रसाधनों, ठीक है, आपके मेकअप सामग्री में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कच्चा माल तैयार करने में मदद करेगी जिससे वनोपज का मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा। इसमें क्या क्या कार्य होंगे तो गिलोय, काल मेघ, बहेड़ा, ठीक है, सफेद मूसली, अश्वगंधा, शतावरी जैसे औषधि पौधों से अर्क निकालकर मेकअप सामग्री, ठीक है, और दवाइयों का निर्माण इसमें किया जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगला जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पे एक जलाशय के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है आपका सिया देवी जलाशय। जलाशय का नाम क्या है? सिया देवी जलाशय। ये नया इको टूरिज्म केंद्र बनने वाला है, ठीक है, नया इको टूरिज्म केंद्र बनने वाला है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिया देवी जलाशय कौन से जिले या कौन से स्थान पे, तो जिला आपको याद रखना है। यहाँ पे गांव का नाम है नारा गांव, ठीक है, गांव का नाम आपसे पूछा जाएगा तो नारा गांव आपको याद रखना है। और ये जो नारा गांव गुरूर और गुरूर विकास खंड के अंतर्गत आता है और गुरूर कहाँ पे आपके बालोद जिला में है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें पहल किया क्या किया गया है तो जलाशय को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा जिसके तहत एडवेंचर और राफ्टिंग सेंटर यानी कि बम्बू राफ्टिंग यहाँ पे जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं इसका शुभारंभ किया गया है और इसके उद्घाटनकर्ता कलेक्टर श्रीमती दिव्या मिश्रा जी हैं, ठीक है। तो बम्बू राफ्टिंग, एडवेंचर, इन सब का इस जलाशय में यहाँ पे विकसित करके इसको नया इको टूरिज्म केंद्र बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, रोजगार में यहाँ पे वृद्धि होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अगला यहाँ पे आर्टिकल देखेंगे, जसपुर प्रदेश का नया पावर हब बनने वाला है। इसकी घोषणा जसपुर जिले के हर्रा डांड जो है, ठीक है, हर्रा डांड जो क्षेत्र है, यह गांव है, प्रदेश के 5वें 400/220 केवी यानी कि किलोवाट उच्च क्षमता वाले विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना को स्वीकृति मिली है। और ये स्वीकृति किनके द्वारा दी गई है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को, यानी कि जसपुर सहित संपूर्ण सरगुजा संभाग को यहाँ पे समर्पित किया गया है। इसका लाभ आपके संपूर्ण क्षेत्र को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो उपकेंद्र है इसको आप लोग देख सकते हैं फरसाबहार झीकी बगीचा में और 9 विभिन्न स्थानों में इसकी यहाँ पे स्थापना की जाएगी। उपलब्धि क्या होगी तो लो वोल्टेज की समस्या में समाधान हेतु 117 नए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित इसमें किए गए हैं। तो इसके तहत आपको इसको याद रखना है, जो नया पावर हब बनने वाला है वो कहाँ पे आपके जसपुर में बनने वाला है। जसपुर जिले की एक और आर्टिकल है, जसपुर जिले में सिंचाई जो परियोजना है तो इसमें 11 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना के लिए कितना आपके 199 करोड़ 49 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है, जिसमें प्रमुख जो परियोजना है मैनी नदी पर बैराज, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके कुनकुरी ई व्यवर्तन योजना है और पम्पशाला एनीकेट योजना है। तो इन सब के लिए आपके बजट जो है इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अटल परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती यानी कि जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और यह जो डेट है 25 दिसंबर 2025, ठीक है, 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। और इस अवसर पर आपके मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य के 115 नगरीय निकायों में नवनिर्मित अटल परिसरों का वर्चुअल लोकार्पण किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अटल परिसरों का आपको पूछेगा कितना यहाँ पे तो आप लोग बताओगे कितना, आपके 115 नगरीय निकायों में नवनिर्मित अटल परिसर का यहाँ पे वर्चुअल शुभारंभ किया गया है, लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा आपके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव में है, ठीक है, इसमें नया एस्ट्रोटर्फ पर लगेगा और भवन और सड़क निर्माण इसमें किया जाएगा, यानी कि इसका उन्नयन डेवलपमेंट कार्य यहाँ पे किया जाएगा। इसके लिए 6 करोड़ रुपए 6,04,72,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, जसपुर में अत्याधुनिक तीरंदाजी अकादमी, इसको भी हम लोग बार बार यहाँ पे देख चुके हैं। अगर एरिया पूछेगा पंडरापाट, बगीचा विकास खंड और जिला पूछेगा तो जसपुर आपको बताना है। जो स्वीकृत राशि है ये 20.53 करोड़ रुपए है और जो कि एनटीपीसी द्वारा CSR फंड से इसको दिया जाएगा। और इसमें आउटडोर एवं वातानुकूलित इंडोर तीरंदाजी रेंज, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर और इसके अलावा छात्रावास का भी प्रावधान है, ठीक है। तो अत्याधुनिक जो तीरंदाजी केंद्र है ये कहाँ पे खुलने वाला है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जिला कौन सा बताना है, जसपुर, ये आपको यहाँ पे बताना है।
अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रशासनिक एवं गवर्नेंस की। ठीक है, यहाँ पे जो अगला यहाँ पे हम लोग आर्टिकल देखेंगे प्रशासनिक पहल एवं गवर्नेंस के बारे में बात करें। तो चलिए इस सेगमेंट के अंतर्गत प्रशासनिक पहल और जो गवर्नमेंट की जो गुड गवर्नेंस है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक मिलेगा। टॉपिक का नाम क्या है आपका? टॉपिक का नाम है आपका मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26। ठीक है, इसके संदर्भ में आपको एक डेट याद रखना है। डेट कौन सा है पूछेगा तो आपको बताना है 25 दिसंबर 2025, जो कि सुशासन दिवस इसमें मनाया जाता है। डेट आपको याद रखना है 25 दिसंबर 2025। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा, ठीक है, घोषणा की जाती है इस आपके पुरस्कार की। और ये जो पुरस्कार है इसका आयोजन कौन से विभाग द्वारा किया जाएगा तो आपको याद रखना है सुशासन एवं अभिसरण विभाग। कौन से विभाग? सुशासन एवं अभिसरण विभाग। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोक प्रशासन में जिलों और विभागों द्वारा किए गए प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित नवाचारों को सम्मानित करना। ठीक है, यहाँ पे जो नागरिक केंद्रित नवाचार है इसको सम्मानित करना इसका उद्देश्य है। इसमें टोटल जो प्रविष्टि है वो कितना है आपका? तो 312 है। कितना है आपका? 312 है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें तो टोटल प्रविष्टि है वो कितना है आपका? 312 है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। कितना है आपका? 312, जिसमें 275 जिलों से और 37 विभागों से। इसमें जो विजेता है कुल 10 नवाचारों का चयन किया गया है, जिसमें आपका जो मापदंड है, जो यहाँ पे पैरामीटर है, जो मूल्यांकन मापदंड है, इसमें परिणाम 50 अंक। ठीक है, उसके बाद विस्तार योग्यता ये 40 अंक और नवाचार इसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए थे। ठीक, तो ये सब पहलुओं को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब इसमें जो विजेता हैं, ठीक है, जो विजेता विभाग है, जिला, उन सब का नाम दिया गया है, नवाचार का नाम दिया गया है और इसका उद्देश्य था इसको दिया गया है। सरसरी तौर पे इसको देखते हैं। सबसे पहले जिला श्रेणी में पहला नाम आएगा दंतेवाड़ा का। दंतेवाड़ा में आपको याद रखना है नवाचार का नाम ब्लॉकचेन आधारित कृषि भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण। ठीक है, डिजिटलीकरण पारदर्शी बनाने के लिए दिया गया। भूमि अभिलेख प्राप्ति का समय हफ्तों से घटाकर मिनटों में करना, दस्तावेजी धोखाधड़ी को समाप्त करना, इसका मेन उद्देश्य है, इसका रिजल्ट रहा। दूसरा यहाँ पे जसपुर को निर्माण जसपुर के लिए मिला है। ठीक है, 16 विभागों की 7300 से अधिक परियोजनाओं को एकीकृत डिजिटल मॉनिटरिंग, रियल टाइम जियो टैग सत्यापन के द्वारा इसमें किया गया। इसमें नवाचार का नाम निर्माण जसपुर है। ठीक है, तीसरा आपका मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी संवर्धित टेक होम राशन। ठीक है, यहाँ पे इसको याद रखना है गंभीर कुपोषित बच्चों में 77.5 की सुधार दर हासिल करना, इसके लिए इसको दिया गया है। अगला जिला आपका गरियाबंद है। हाथी ट्रैकिंग एवं अलर्ट ऐप इन्होंने जारी किया है। एआई आधारित ट्रैकिंग से मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना और मानव हताहतों की संख्या को लगभग शून्य करना इसका उद्देश्य है। नारायणपुर इंटीफाई इंटेलिजेंस टूल यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ये इंटीफाई इंटेलिजेंस टूल अंतरिक्ष सुरक्षा एवं रियल टाइम डेटा एकीकरण 100 से अधिक नियोजित अभियानों का सफल इसमें संचालन किया जाएगा। उसके अलावा हम लोग शिक्षा विभाग में देखेंगे। ठीक है, जो विभागीय श्रेणी है उसमें शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग में किसके लिए दिया गया है? विद्या समीक्षा केंद्र के लिए दिया गया है। एआई सक्षम प्लेटफॉर्म द्वारा 56,000 से अधिक स्कूलों और 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों और 57 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की निगरानी रखना। ठीक है, उसके अलावा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा 1 क्लिक सिंगल वीडियो 16 विभागों की 136 सेवाओं का एकीकरण को सुगम बनाना, वाणिज्य कर के लिए समग्र ई गवर्नेंस सुधार, ये सब पोर्टल के नाम है। इनको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, इन सभी को आपको याद रखना है। एंड टू एंड डिजिटल एवं ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली से 5,425 करोड़ के राजस्व का अर्जन करना, यह आबकारी विभाग की है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ठीक है, एफडीएस 2.0 ई कुबेर डिजिटल भुगतान प्रणाली, आरबीआई एकीकरण कैशलेस भुगतान व्यवस्था, ये इसके लिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, तो मनरेगा अंतर्गत क्यूआर कोड आधारित सूचना को स्व प्रकटीकरण। ठीक है, क्यूआर कोड ये आपका हाईलाइट रहा था, इसको भी हमने कवर किया था। 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में क्यूआर कोड के माध्यम से योजनाओं को रियल टाइम जानकारी प्रदान करना, इन सबको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ऐतिहासिक उपलब्धि को यहाँ पे देखेंगे। मंडल के इतिहास में पहली बार एक वर्ष में यानी कि जनवरी से दिसंबर 2025 में 1022 करोड़ रुपए से अधिक कि यहाँ पे 4,689 संपत्तियों का विक्रय हुआ है। ठीक है, मंडल द्वारा कुल निर्मित आवासों में लगभग 70% आवास कमजोर एवं निम्न वर्गों के लिए है। उसके बाद पिछले 5 वर्षों का औसत वार्षिक विक्रय 1,387 संपत्तियां, जिसमें लगभग 262 करोड़ रुपए का था। ठीक है, ये यहाँ पे उपलब्धि है। इसके अलावा OTS 2, ठीक है, OTS 2 यहाँ पे देखेंगे वन टाइम सेटलमेंट योजना। इसमें प्रावधान क्या था? तो हितग्राहियों को 30% तक की छूट व्यवस्था थी और इसका रिजल्ट क्या निकला? तो इस योजना के तहत 1,452 संपत्तियों का विक्रय हुआ, जिसका यहाँ पे मूल्य आकलन 220 करोड़ रुपए था। ठीक है, राज्य स्तरीय आवास मेला के बारे में बात करेंगे तो इसका जो तिथि आपको याद रखना है 23 से 26 नवंबर 2025 और स्थान पूछेगा तो BTI ग्राउंड शंकर नगर रायपुर, ये आपको याद रखना है। शुभारंभ 26 जिलों में 2,080 करोड़ रुपए की लागत वाली 56 नई आवासीय यहाँ पे शुरुआत की गई है। योजनाओं का शुभारंभ मेले में जो विक्रय हुआ इसमें
ठीक है, 305 करोड़ रुपए की मूल्य संपत्तियों का विक्रय इसमें हुआ है। तो इन सारे पॉइंट को आपको देखना है। अब उसके बाद एक और घोषणा हुई है, गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा को समाप्त किया गया है। इसका निर्णय मंत्रीगणों एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सामान्य दौरे के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की औपनिवेशिक परंपरा को समाप्त किया गया है। यह जो पहल है उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी के द्वारा यह पहल चालू किया गया है। अपवाद के रूप में जो यहाँ पे राष्ट्रीय एवं राजकीय समारोह पर लागू नहीं होगा, ठीक है, जो राष्ट्रीय एवं राजकीय समारोह इस पर लागू नहीं होगा, जैसे कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, उसके बाद विशेष दिवस, शहीद पुलिस स्मृति दिवस, और उसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस और अन्य अवसर जैसे राजकीय समारोह तथा पुलिस दीक्षांत परेड, इन सब में ये लागू नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे रायगढ़ की ये खबर है, इसमें आपको याद रखना है युक्त धारा पोर्टल। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है युक्त धारा पोर्टल, यहाँ से पूछा जाएगा ये क्या है, तो रायगढ़ में GIS आधारित, ठीक है, GIS आधारित पंचायत प्लानिंग है योजना। मनरेगा के तहत GIS आधारित ग्राम पंचायत प्लानिंग की शुरुआत की जा रही है। इसका नाम क्या है, युक्त धारा पोर्टल है। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण विकास को अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक और प्रभावी बनाना, योजनाओं के निर्माण, परीक्षण और अनुमोदन की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करना इसका उद्देश्य है। लाभ क्या होगा, तो लाभ इसमें बहुत सारे होंगे। पारदर्शिता में वृद्धि होगी, भूमि विवाद की संभावना कम होगी, योजनाओं में अनियमितता पर रोक लगेगी, ग्राम पंचायतों की सीमाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट होंगी। पोर्टल की विशेषता नरेगा सॉफ्ट के साथ पूर्ण एकीकृत ऑनलाइन स्वीकृति प्रक्रिया इन सब के लिए लाभदायी रहेगी। तो याद रखना है युक्त धारा पोर्टल जो है रायगढ़ में GIS आधारित क्या है, ग्राम पंचायत प्लानिंग है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे राजभवन का नाम जो परिवर्तन हुआ है। पुराना नाम आपको याद रखना है, पुराना नाम राजभवन, अब नया नाम इसको प्रभावी किया गया है। ये जो नया नाम है आपको याद रखना है राजभवन से लोक भवन। ठीक है, लोक भवन आपको याद रखना है, और ये 2 दिसंबर से प्रभावी हो चुका है, 2 दिसंबर से प्रभावी हो चुका है। यानी कि अब जो राजभवन है ये क्या नाम से जाना जाएगा, तो ये आपके लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगले आर्टिकल के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग से संबंधित रहेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ अनुपूरक बजट 2025 के संबंध में। और इसकी बात क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है, आपके राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट जो कि कितने का है, आपके 35,000 करोड़ रुपए का है। कितने का है, 35,000 करोड़ रुपए का है। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो जो पूंजीगत व्यय है अतिरिक्त 2,000 करोड़ का और इसमें प्रावधान है। ठीक है, पूंजीगत व्यय का जो क्रम था 2022-23 में ये कितना था, 13,320 करोड़ रुपए, और उसके बाद 2023-24 में 15,419 करोड़ रुपए, 2024-25 में 20,000 आपके 55 करोड़ रुपए, उसके बाद 2025-26 में जो मुख्य बजट में कितना था आपका 26,341 करोड़ रुपए। ठीक है, अब यहां से जो बजट के कुल आकार में पूंजीगत व्यय का अनुपात पूर्व सरकार के समय लगभग 3.5% से बढ़कर 2025-26 में, ठीक है, कितना पहुंचाने की संभावना है, आपका 4.1% पहुंचाने की संभावना है। तो ये भी याद रखना है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट आपके यहाँ पे पेश किया गया है। इसके बारे में डिटेल से और हम लोग देखेंगे। तो ये 2 आर्टिकल हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बिलासपुर में एयरपोर्ट के लिए बजट में कितने का प्रावधान है, तो 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, 150 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान है। पिछली सरकार के लंबित भुगतान के लिए 19,000, सारे पॉइंट को देखेंगे, 19,224 करोड़ रुपए का प्रावधान है। रायगढ़ एयरपोर्ट के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 35,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक जो बजट है यह ध्वनि नियमित, ठीक है, ध्वनि नियमित रूप से यहाँ पे पारित हुआ है, ध्वनि मत से यहाँ पे पारित हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का 35,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट ध्वनि मत, ठीक है, से पारित हुआ है। तो इस संदर्भ में ये आपका आर्टिकल है, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें मेडिकल कॉलेज में 20 करोड़ रुपए का रोबोटिक सिस्टम लागू किया जाएगा। बहुत सारे प्रावधान है, सभी को हम लोग देखेंगे। छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान देंगे, लेकिन बड़ी जो चीज़ें हैं जिसमें मार्कफेड है, धान खरीदी है, इसके लिए अनुपूरक बजट में कितने का प्रावधान है आपका, तो 12,424 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 6,800 करोड़ रुपए, और महतारी वंदन योजना के लिए 2,500 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद कृषि उन्नति योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए, और 5 HP तक के पंपों तक मुफ्त बिजली के लिए 17,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपके सारे डिटेल इस चार्ट में दिए गए हैं, कौन से योजना पे कितना अनुपूरक बजट है। मार्कफेड यानी कि धान खरीदी, जो हानि निपटान है, इनके लिए 12,424 करोड़ रुपए, धान खरीद व्यवस्था को सुदृढ़ करना। उसके अलावा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 6800, इन सब चीज़ों को बता चुका। महतारी वंदन, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, इन सब के लिए आपका जो अनुपूरक बजट है इसको आप लोग देख लेना। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है कौन सी योजना के लिए कितना है। ठीक है, ग्रामीण आवास के लिए कितना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए कितना है, राष्ट्रीय ग्रामीण पंचायत योजना के लिए कितना है, अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने का प्रावधान है। उसके बाद अन्य जो महत्वपूर्ण प्रावधान है इन सबको आप बारी बारी से देख सकते हैं। फायर वाहन, इन सब चीज़ों के लिए अनुपूरक बजट जो पेश किया गया है इस टेबल में आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो इसको आप लोग इत्मीनान से देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, छत्तीसगढ़ मखाना बोर्ड में शामिल होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में छत्तीसगढ़ को शामिल किया जाएगा और ये कृषि नवाचार को इसमें क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इससे जो मखाना उत्पादन करते हैं उन किसानों को यहाँ पे लाभ मिलेगा। ये जो प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से छत्तीसगढ़ को मखाना बोर्ड में शामिल किया जाएगा। ठीक है, लाभ क्या होगा, प्रदेश में मखाना की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और अनुदान इसमें मखाना की खेती के लिए 40 और इसके प्रसंस्करण यूनिट लगाने पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप खेती करते हैं तो 40% और इसका प्रसंस्करण यूनिट आप लगाते हैं तो आपको 50% क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा। तो ये जो अनुदान है इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जसपुर खाद्य प्रसंस्करण हब, ठीक है, तो जो जसपुर जो बनने वाला है खाद्य प्रसंस्करण हब, इसमें जो सहयोगी संस्थान का नाम आपको याद रखना है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, ठीक है, जो कि कुंडली हरियाणा की है। और ये जो पहल है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुनकुरी में फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग एवं इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का यहाँ पे पहल किया जाएगा। महुआ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिला प्रशासन जसपुर द्वारा प्रारंभ एक प्रसंस्करण केंद्र है, आपको ये याद रखना है। इसमें पहले से आपका महुआ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे जसपुर प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा संचालित एक क्या है आपका योजना है, आपका प्रसंस्करण केंद्र है। और इसमें ठीक है जो विकसित उत्पाद है इसमें महुआ का च्यवनप्राश, ठीक है, महुआ का टी, महुआ पर आधारित स्नैक्स, ये सब इसमें शामिल हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं और सम्मान है इसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। और ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पहला ये आर्टिकल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहला आर्टिकल आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के सामने है। पहला आर्टिकल में बोला गया है कि योगिता मंडावी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, योगिता मंडावी को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। योगिता मंडावी हैं आपके जूडो खिलाड़ी, ठीक है, जूडो खेल से ये संबंधित हैं, कोंडागांव की निवासी हैं और इनको हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब चूंकि ये राष्ट्रीय पुरस्कार है तो इसका जो प्रदान करता है उसमें आपको याद रखना है भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और ये कहाँ पे दिया गया, तो विज्ञान भवन यानी कि नई दिल्ली में। और इस पे पृष्ठभूमि देखेंगे योगिता मंडावी जी का, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो पृष्ठभूमि में योगिता छत्तीसगढ़ की राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बालिका गृह कोंडागांव में पली बड़ी हैं और इनकी उपलब्धि क्या है, तो 13 वर्ष की आयु में राज्य की श्रेष्ठ जूडो खिलाड़ी का दर्जा इन्हें प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहे होंगे योगिता मंडावी कोंडागांव जिले की हैं, तो इनको याद रखना है कौन सी खेल से संबंधित है, जूडो खिलाड़ी हैं। इनको हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो चित्र में आपको राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इनको यहाँ पे पुरस्कार देते हुए आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 के संबंध में है। और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 जो है ये किनको मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, श्रीमती हीराबाई झरेखा बघेल। ठीक है, श्रीमती हीराबाई झरेखा बघेल, इनका नाम याद रखना है। इनको पूछेगा कि कौन सी कला से संबंधित है तो आप बताओगे धातु कला, ढोकरा बेल मेटल शिल्प, यानी कि ढोकरा कला से संबंधित है। यह एक प्राचीन कला है जिसमें क्या किया जाता है, आपके लास्ट वैक्स कोटिंग, ठीक है, लास्ट वैक्स कास्टिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का यहाँ पे उपयोग करके धातु की मूर्ति बनाई जाती है। आप अपने गांव में देखे होंगे एक समूह आता है जो धातु की मूर्ति यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, कौन सी टेक्निक, उसको बोलते हैं ढोकरा कला। ठीक है, ढोकरा कला क्या होता है, तो ये बेल मेटल यानी कि एक प्राचीन कला है जिसमें लास्ट वैक्स कास्टिंग द्वारा धातु की मूर्ति बनाई जाती है। और नाम याद रखना है हीराबाई झरेखा बघेल जी का, इनको मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार। ये कहाँ के निवासी है, तो बैगनडी जो कि सारंगढ़ ब्लॉक यानी कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के निवासी हैं। और इनको भी आपके श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा क्या दिया गया है आपका, तो यहाँ पे सम्मान दिया गया है। और ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में। और विशेष यह है कि श्रीमती बघेल जी जो हैं ये छत्तीसगढ़ से यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली इकलौती हैं। ठीक है, इकलौती शिल्पी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ से पहली हैं, तो इनका नाम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आगामी एग्जाम के लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे बस्तर की महिला किसानों को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और इस पुरस्कार का नाम क्या है आपका, तो मिलेनियर फार्मर ऑफ द इंडिया 2025 अवार्ड है। और कहाँ पे दिया गया है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि कहाँ पे पूसा नई दिल्ली में स्थापित है। और इसके आयोजक कृषि जागरण द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसमें 2 नाम आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ से, एक का नाम है सुमनी कश्यप छिंदगांव बकावंड यानी कि बस्तर की ये निवासी हैं। उसके बाद नेत्रीबाई कश्यप, ये आपके बकावंड यानी कि ये भी बस्तर की निवासी हैं। दोनों का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। विशेष तथ्य, दोनों सम्मानित महिला किसान बिहान योजना, ठीक है, बिहान योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। यह पुरस्कार पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट द्वारा प्रदान किया गया।
ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ये आपका इसके संबंध में एक और इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया 2025 अवार्ड। और इसमें अब 3 जिलों को आपको याद रखना है। पहला जिला आपका धमतरी है, दूसरा आपका मुंगेली है, तीसरा आपका कौन सा है, जीपीएम यानी कि गोरेला पेंड्रा मरवाही है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, तो कारण यह है कि औषधीय एवं सुगंधित पौधों को कृषिकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और पुरस्कार की श्रेणी कौन सा है, तो कृषि क्षेत्र में निजी निवेशकों के माध्यम से आजीविका विकास में प्रशासनिक उत्कृष्टता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस आपके जो आयोजन है इसका वितरण 7 से 9 दिसंबर के बीच में किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। स्थान वही चीज आपका आपके पूसा मैदान नई दिल्ली में। आयोजक कौन है, कृषि जागरण संस्था और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा यहाँ पे किया गया है। इस अवार्ड को क्या बोला जाता है, तो इस अवार्ड को भारतीय कृषि का ऑस्कर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय कृषि का ऑस्कर इस अवार्ड को कहा जाता है। और पुरस्कार प्रदानकर्ता में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी, जिन्होंने 9 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ये आपके पुरस्कार प्रदान करते हुए, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, एनसीडीसी क्षेत्रीय सहकारी उत्कृष्टता योग्यता पुरस्कार 2025। एनसीडीसी कहने का अर्थ है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। ठीक है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। तिथि और स्थान पूछेगा तो आपका 24 दिसंबर याद रखना है, कहाँ पे, आपके रायपुर में। इसका उद्देश्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहकारी समिति एवं पीएफओ, ठीक है, पीएफओ को सम्मानित करना। जो सहकारी समिति और पीएफओ है इसको क्या करना, आपका सम्मानित करना। एक राजकीय पुरस्कार है, ठीक है, राष्ट्रीय ये पुरस्कार नहीं है, क्या है आपका राजकीय पुरस्कार है। पुरस्कार के अंतर्गत इसको हम लोग देख रहे हैं। तो कुल सम्मानित जो संस्था है इसमें 7 सहकारी समितियां और 2 एफपीओ है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो मुख्य अतिथि थी ये आपके डॉक्टर CR प्रसन्ना, सचिव सहकारिता विभाग के। और एनसीडीसी की जो स्थापना है, स्थापना वर्ष आपको याद रखना है 1963 में इसकी स्थापना होती है, यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की जो स्थापना है 1963 में। तो यहाँ पे 7 सहकारी समिति हैं, इसलिए यहाँ पे नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप लोग याद रखना चाहोगे तो ये आपके सामने पूरा लिस्ट है। ठीक है, किनको क्या मिला है, कितना मिला है, ठीक है, कौन से जिले संबंधित हैं, सारा डिटेल इस टेबल में आपका दिया गया है। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद प्रमुख जो कार्यक्रम है, विमोचन है और सम्मान है, उसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग सिरकट्टी श्री राम जानकी मंदिर में धर्म ध्वजा स्थापना के बारे में बात करेंगे। ये जो मंदिर दिख रहा है सिरकट्टी श्री राम जानकी मंदिर है। ये जो स्थान है ये चतुर्भुज सिरकट्टी पावन धाम यानी कि गरियाबंद में स्थापित है। और जो धर्म ध्वजा स्थापना है ये कौन से डेट को, तो 7 जनवरी को किया जाएगा। कौन से डेट को, 7 जनवरी को किया जाएगा। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे, तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव जी शामिल होंगे। विशेषता क्या है, तो यह जो मंदिर है आपके अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर 10 वर्षों में लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। तो जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है उसी की तर्ज पे इस मंदिर की स्थापना की गई है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलो आगे हम लोग देखेंगे रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के संबंध में। इसका आयोजन पूछेगा कब से कब तक, तो 23 से 25 जनवरी 2026 आपको याद रखना है। कहाँ पे पूछा जाएगा, तो नया रायपुर आपको बताना है, कहाँ पे, आपके नया रायपुर। और ये राज्य की रजत जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है। इसका प्रारंभिक आयोजन देखेंगे तो दिल्ली में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की रचना कर्म पर परिचर्चा इसमें हुई है। ठीक है, इसके प्रारंभिक आयोजन में। और लोगों का इसका जो अनावरण किया गया है ये 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। लोगों की विशेषता क्या है, तो प्रतीक के रूप में सल्फी के पेड़ को, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के नक्शे के रूप में यहाँ पे नकारा गया है, तो ये भी याद रखना है। वाक्य 1 में आदि से अनादि तक ये लिखा गया है, साहित्य की कालांतरित यात्रा का प्रतीक है। उसके बाद दूसरा वाक्य 2 में सूर सरी सम सबके हित खोई, यानी कि साहित्य की सर्वहितकारी प्रकृति का ये प्रतीक है। तो ये 2 वाक्य आपको याद रखना है, आदि से अनादि, यानी कि साहित्य के जो काल अतीत है उन सब के बारे में जो यात्रा वृत्तांत है उसको यहाँ पे प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। सूर सरी सम सबके हित होई, साहित्य की सर्वहितकारी का ये प्रतीक है। तो ये 2 वाक्य याद रखना है। और प्रतीक चिन्ह में सल्फी का पेड़ है, सल्फी के पेड़ को छत्तीसगढ़ के नक्शा के रूप में यहाँ पे आकार दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे रजत जयंती चावल उत्सव एवं उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह, तो डेट आपको याद रखना है 2 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जा रहा है राज्य गठन के रजत जयंती के अवसर पर। और इसका आयोजन जो है चावल उत्सव तथा उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह के रूप में किया जा रहा है। स्थान पूछेगा तो प्रदेश के समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर इसका आयोजन किया जाएगा। और कौन से विभाग, तो खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग। अगला हम लोग देखेंगे प्रतिदिन राजधानी कैलेंडर 2026 का विमोचन किया गया है। और ये जो प्रतिदिन राजधानी कैलेंडर का विमोचन जो है ये कब किया गया है, तो 29 दिसंबर 2025 को। और स्थान पूछेगा तो छत्तीसगढ़ संवाद परिषद नया रायपुर में। और विमोचनकर्ता कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो अरुण साव जी के द्वारा इसको क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। इसके प्रशासक दैनिक समाचार पत्र प्रतिदिन राजधानी है। और इसमें विशेष क्या है, तो समाचार
पत्र के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस कैलेंडर का यहाँ पे क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे जसपुर हस्तशिल्प और जनजातीय सशक्तिकरण। इसके क्षेत्र में जो कार्यक्रम है, अंतरराज्यीय जनजातीय सांस्कृतिक समागम कार्तिक जत्रा, इसको आपको याद रखना है। कहाँ पे आयोजन किया गया पूछेगा तो गुमला। गुमला कहाँ पे? आपके झारखंड में, ठीक है। इसमें आपके भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी शामिल मुख्य अतिथि के रूप में हुई हैं। और इसकी सराहना देखो, इस आपके आयोजन में जो राष्ट्रपति द्वारा सराहना की गई है, तो जसपुर जिले के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों विशेषकर जस क्राफ्ट की प्रशंसा की गई है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो उल्लेखित समूह है, इसमें जसपुर वन मंडल के अंतर्गत वन प्रबंधन समिति सब मुंडा आपके जो कि कोटान पानी के स्व सहायता समूह, इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, ठीक। तो इस आयोजन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद युवा महोत्सव मणि 2025, ये 4 दिवसीय आयोजन अंतर महाविद्यालय सांस्कृतिक युवा महोत्सव मणि 2025 के रूप में मनाया जाएगा। कहाँ पे? तो ये स्थान आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में है, ठीक है। इतना फैक्ट आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद देखेंगे जसपुर के शासकीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा हेतु एक OMU यहाँ पे साइन हुआ है। कब हुआ है पूछेगा, तिथि आपसे पूछेगा तो तिथि आपको बताना है 28 दिसंबर 2025, ठीक है। तिथि आपसे पूछेगा तो तिथि क्या बताओगे यहाँ पे? तिथि बताओगे 28 दिसंबर 2025, ठीक है। क्या बताओगे यहाँ पे? 28 दिसंबर 2025। कहाँ से पूछेगा तो आपको बताना है बगिया। बगिया कहाँ पे? आपके जसपुर में है, ठीक है। तो ये भी चीज आप यहाँ पे याद रखना है। बगिया यहाँ पे क्या है? आपके जसपुर में है। जसपुर के बगिया में इसका स्थापना किया गया है, ठीक। इतना चीज आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जसपुर जो जिले है, शासकीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा, कैसी शिक्षा? आपके डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एवं गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अब जो समझौता हुआ है, इसमें कौन कौन शामिल है? तो जसपुर जिला प्रशासन है, SECL है यानी कि साउथ ईस्टर्न कोल इंडिया लिमिटेड है, उसके अलावा EDCIL है के माध्यम से त्रिपक्षीय जो समझौता हुआ है, इन तीनों के मध्य हुआ है। अब इसमें वित्तीय सहयोग को देखेंगे तो SECL द्वारा CSR मद से 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। परियोजना के अंतर्गत जिले के शासकीय विद्यालयों में 206 इंटरेक्टिव पैनल लगाए जाएंगे। कितने? आपके 206 इंटरेक्टिव पैनल यहाँ पे लगाए जाएंगे। चलो आगे हम लोग बात करेंगे गजरथ यात्रा मानव हाथी द्वंद प्रबंधन, ठीक है। एक विमोचन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा गज यात्रा 2025 पुस्तक का यहाँ पे विमोचन किया गया है। विमोचन डेट पूछेगा तो बताना है 28 दिसंबर 2025 को। कहाँ पे? आपके बगिया यानी कि जसपुर, ठीक है। और पुस्तक की विषय वस्तु जसपुर जिले में हाथी विचरण क्षेत्रों एवं संवेदनशील इलाकों का वर्गीकरण इसमें किया गया है। गज सूचना एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है और मानव हाथी द्वंद प्रबंधन हेतु एनिमल ट्रैकर ऐप का प्रशिक्षण इस पुस्तक में, यानी कि जो प्रशिक्षण दिया गया है इस पुस्तक के माध्यम से दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है? आपका प्रोजेक्ट आओ बांटो खेल खेलें, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम है आओ खेल खेलें, ठीक है। इसका यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है, इसका शुभारंभ किया गया है। कब किया गया है? तो 25 दिसंबर 2025 आपको याद रखना है, सुशासन दिवस के अवसर पर। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। डेट आपको याद रखना है, 27 दिसंबर को यहाँ पे किया गया है। अब इसका स्थान रायपुर जिले के धरसींवा विकास खंड की 35 ग्राम पंचायतों सहित परसतराई एवं दोनदे खुर्द, ठीक है, दोनदे खुर्द में यहाँ पे किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों तथा जन सामान्य के बीच खेल भावना को विकसित करना। यहाँ पे जिस चित्र में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, नाम ही क्या इसका? आओ खेल खेलें। उसके अलावा पंचायत स्तर पर मनोरंजन के साधन को उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, ठीक है। अभी का जो युग आपके डिजिटल युग है जिसमें बच्चे अधिकतर आपको मोबाइल में खेलते हुए दिखेंगे, तो इन सब के लिए जागरूकता यहाँ पे आओ प्रोजेक्ट कौन सा है आपका? आओ खेल खेलें, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे कि सांसद खेल महोत्सव जिसमें फिट हुआ विकसित हुआ, ये भी आपका एक प्रकार का खेल संबंधित है। 25 दिसंबर 2025 को इसका शुभारंभ किया गया। स्थान, ठीक है, तिथि आपके रायपुर के संबंध में है, तो स्थान आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर, इसको आपको याद रखना है। ये आपके रायपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत इसको याद रखना है। इसकी जो अवधि है 29 अगस्त से प्रारंभ होकर लगभग 4 माह तक ये चला है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। ये समापन तिथि है 25 दिसंबर 2025। उसके बाद यहाँ पे स्थान पूछेगा तो 36 विभिन्न स्थानों पर इसका आयोजन किया गया, अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन किया गया। राज्य सरकार की जो खेल नीतियां हैं ओलंपिक में, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार की जो खेल नीतियां हैं, अगर किसी भी खिलाड़ी का ओलंपिक में चयन होता है तो राज्य सरकार द्वारा उसे 21 लाख रुपए क्या दिया जाएगा? प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। कितना? आपका 21 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और ओलंपिक में यदि वो आपका स्वर्ण पदक लाता है तो 3 करोड़ रुपए, अगर रजत पदक प्राप्त करता है तो उसे 2 करोड़ रुपए, और अगर कांस्य पदक लाता है तो उसे 1 करोड़ रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 2026 में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी करने वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे, रायपुर में आवास दिवस की पहल हुई है और इसको हम लोग देख चुके हैं, इस वाले को आवास दिवस
बाकी एक बार देख सकते हैं, सुशासन सप्ताह के अवसर पर 1 नवंबर के बाद पूर्ण हुए 2100 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री जनमन आवासों में से एक साथ गृह प्रवेश कराया गया है। ये तिथि कब है आपका? 25 दिसंबर 2025। इस आपके आर्टिकल को आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद हम लोग देखेंगे रजनी दत्तात्रेय उपासने पर डॉक्यूमेंट्री का विमोचन। ठीक है, यहाँ पे अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्वर्गीय रजनी दत्तात्रेय उपासने। परिचय इनका, तो ये प्रथम महिला विधायक है रायपुर की। ये क्या है आपके? प्रथम महिला विधायक। ठीक है, रायपुर की पहले ही प्रथम महिला विधायक थी और इसका विमोचन श्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? तो 26 दिसंबर 2025 को। और इनका योगदान देखेंगे तो जो इमरजेंसी लगी थी उस दौरान लोकतंत्र की रक्षा, रायपुर का विकास तथा महिलाओं व वंचित वर्गों का उत्थान करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में। और इसमें राष्ट्रीय जो लक्ष्य बना हुआ है ये 2047 तक सिकिल सेल को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करना। मिशन का जो शुभारंभ प्रधानमंत्री जी द्वारा आपके 1 जुलाई 2023 को किया गया। छत्तीसगढ़ में जो लक्ष्य है इसको हम लोग देखते हैं। लक्ष्य समूह है 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिक हैं। और राज्य की प्रगति को अगर देखेंगे अब तक की, तो कुल जो जांच है अब तक 1,65,00,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। सिकिल सेल वाहक 3,35,000 से अधिक की पहचान हुई है। और सिकिल सेल जो मरीज हैं, ये एक डाटा आपको मिलेगा, तो 27,135 मरीजों की इसमें पहचान की गई है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखना है, आपको जिला याद रखना है जसपुर। और जसपुर देश का पहला जिला बना है। ठीक है, देश का पहला जिला बना है जहां लक्षित जनसंख्या की 100% सिकिल सेल स्क्रीनिंग पूरी की गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। जसपुर देश का पहला जिला बना है जहां लक्षित जनसंख्या का 100% सिकिल सेल स्क्रीनिंग यहाँ पे पूर्ण की गई है। और इसमें यहाँ पे एक दवा का नाम याद रखना है, हाइड्रोक्सी यूरिया दवा। ठीक है, हाइड्रोक्सी यूरिया दवा शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में इसकी खपत पिछले 2 वर्षों में 1 लाख कैप्सूल से बढ़कर 5 लाख कैप्सूल हो गई है। तो ये किससे संबंधित है आपके? तो सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन से संबंधित है, यानी कि सिकिल सेल से संबंधित है। आगे हम लोग बात करेंगे जनादेश परब, यानी कि आपके छत्तीसगढ़ शासन के यहाँ पे 2 वर्ष पूरे होने के संबंध में। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन के 2 वर्ष पूरा होने के संबंध में जनादेश पर्व यहाँ पे मनाया गया। और ये जो अवसर है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूरे। कब मनाया गया? तो यहाँ पे 22 दिसंबर 2025 को आपको याद रखना है। कहाँ पे पूछेगा तो ये आपको याद रखना है, जिला कौन सा आपका? जांजगीर चांपा। ठीक है, जिला कौन सा आपका? जांजगीर चांपा। और इसमें विशेष जो मुख्य अतिथि थे वो कौन है आपके? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। कौन? आपके जेपी नड्डा जी। कौन? आपके श्री जेपी नड्डा जी, यानी कि श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस अवसर में एक विमोचन होता है, सरकार की उपलब्धियों पर आधारित रिपोर्ट कार्ड सेवा के 2 साल नामक पुस्तक का विमोचन किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये आपका 22 दिसंबर आपको दिख रहा होगा, इसमें निरंतर सेवा, ठीक है, कि 2 साल निरंतर विकास। ठीक, तो ये यहाँ पे टैगलाइन दिया गया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे हर्बल मेला। ठीक, हर्बल मेला वैध सम्मेलन 2025। ये जो सम्मेलन है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया। आयोजक पूछा जाएगा तो स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड छत्तीसगढ़। ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को संरक्षण और संकलन करना, वैद्यों की जानकारी चिकित्सा पद्धति को दस्तावेजीकरण करना, पारंपरिक वनौषधि ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। और इसमें कुल कितने प्रतिभागी? तो 685 पारंपरिक वैद्य इसमें शामिल थे। इसमें आपके 6 वन वृत्तों में इसका आयोजन किया गया था। सभी का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसमें अलग अलग वन वृत्त है, सरगुजा वन वृत्त है, रायपुर है, कांकेर है, दुर्ग है, उसके बाद बिलासपुर है और जगदलपुर वन वृत्त है। तो इन्हें सभी जगहों पे इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसजेंडर स्पोर्ट मीट्स 2025 के बारे में। ठीक है, आयोजक समाज कल्याण विभाग जिला रायपुर द्वारा। ये जो आयोजन है 2 दिवसीय रहेगा, इसको आपको याद रखना है। देश के 7 विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागी इसमें क्या लेंगे? भाग लेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? तो तृतीय लिंग समुदाय को खेलों के माध्यम से आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और समाज की मुख्य धारा से इनको जोड़ना। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ट्रांसजेंडर स्पोर्ट मीट 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जिला रायपुर में आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे लोक कला महोत्सव में कोंडागांव के नृत्य दल को प्रथम स्थान मिला है। और ये जो महोत्सव है राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? अंबिकापुर सरगुजा में किया गया था। जो विजेता दल है लिंगो घोटुल मांदरी। ठीक है, लिंगो घोटुल मांदरी नृत्य दल यहाँ पे आपको याद रखना है, जो कि कहाँ पे आपके कोंडागांव की है। कहाँ की है? कोंडागांव की है। और इसमें किसके द्वारा आपके पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे रायपुर में प्रोजेक्ट सिग्नल का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है युवाओं को यातायात नियमों की जानकारी देना और पालन करने हेतु प्रेरित करना। इसका प्रारंभ जिला प्रशासन रायपुर द्वारा किया गया। इसमें सहभागी के रूप में होंडा मोटरसाइकिल एवं स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये शामिल हैं। चलो आगे हम लोग देखेंगे
आगे हम लोग बात करेंगे राय यात्रा वृत्तांत, मेरी नजर से अरुणाचल प्रदेश का विमोचन किया गया है। पुस्तक का नाम है मेरी नजर से अरुणाचल प्रदेश, और इसके लेखक है डॉक्टर अवधेश मिश्रा, जो कि आपके राज्य संपादक हैं। ठीक है, और यात्रा वृत्तांत है, विधा पूछेगा तो यात्रा वृत्तांत है। इसका विमोचन तिथि आपको याद रखना है 17 दिसंबर 2025। कहाँ पे? तो विधानसभा परिसर रायपुर में। और विमोचनकर्ता कौन है? तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा यहाँ पे विमोचन किया गया। यह पुस्तक विधानसभा की पत्रकार दीर्घ सलाहकार समिति की अरुणाचल प्रदेश यात्रा के अनुभवों पर आधारित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेखक को आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। आपसे पूछ देगा मेरी नजर में अरुणाचल प्रदेश के लेखक कौन है। ठीक है, या यह जो रचना है ये किसकी रचना है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम है सहारा, प्रदेश का पहला बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थापित है पूछेगा तो ये बैकुंठपुर यानी कि जिला कोरिया में, और इसका शुभारंभ 1 अक्टूबर से किया गया है। और 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, जहाँ पे कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है? तो निःशुल्क जांच, उपचार, दवा और फिजियोथेरेपी और पंचकर्म यहाँ पे सुविधाएं आपको मिलती हैं। ठीक है, उपकरण में क्या है? तो ट्राईसाइक्लिंग है, बैलेंस बोर्ड है, फुट मसाजर है, ट्रेडमिल है और मसाज चेयर, ये सब सुविधा, अत्याधुनिक सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे सिटीजन साइंस बर्ड सर्वे। ठीक है, 2026 के संबंध में इसका आयोजन 12 नवापरा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे? आपके बलौदा बाजार, इसको आपको याद रखना है। तिथि पूछेगा तो 16 से 18 जनवरी, ये डेट आप लोग याद रखोगे। 2026 को 3 दिवसीय आयोजन होगा। इसका उद्देश्य अगर देखेंगे तो उद्देश्य में आपको यहाँ पे देखना है, उद्देश्य में क्या पूछा गया आपसे? तो उद्देश्य में बोला गया है आपका कि छत्तीसगढ़ की पक्षी विविधता का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण करना, नागरिक वैज्ञानिकों की भागीदारी को बढ़ाना और दीर्घकालिक संरक्षण कार्यों को मजबूत करना। ये क्या इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग एक कार्यक्रम जो कि आपका 5वां एपिसोड है। ये कार्यक्रम का नाम है दीदी के गोट। जैसे केंद्र स्तर पे आपके मन की बात माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाती है, तो इसका 5वां एपिसोड जो कि 11 दिसंबर को यहाँ पे आयोजित किया गया, और इसका प्रमुख जो विषय था ये नई चेतना 4.0। इसके 5वें एपिसोड में पूरा फोकस नई चेतना 4.0 यानी कि जेंडर अभियान पर है। इसके महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। इसकी जो अवधि है, यह अभियान 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 तक चलाया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और इस बार कांकेर और रायगढ़ की जो बिहान दीदियां हैं वो रेडियो के माध्यम से अपने व्यक्तित्व यानी कि 5वें एपिसोड में अपने व्यक्तित्व को यहाँ पे क्या करेंगे? प्रकट करने वाली हैं, और अपनी जो यहाँ पे संघर्ष कहानी है, सफलता कहानी, इन सबको साझा करने वाली हैं। ठीक है, इसका महत्व क्या है इस कार्यक्रम का? तो यहाँ पे दीदियों की जो कहानी है उन्हीं की जुबानी आपको सुनने को मिलती है। ठीक है, और स्थानीय बोलियों जैसे बस्तरिया, सरगुजिया में भी प्रसारण इसका होता है। ठीक, तो ये सब इसके क्या है? प्रमुख प्रावधान है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक, तो ये जो संबंधित है, इससे संबंधित तथ्य को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसका पूरा नाम है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क। ठीक है, जिसको इनफिलिबेंट नेट केंद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका जो नियंत्रण है, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के तहत एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में जो भूमिका है, इस योजना के अंतर्गत जो संचालन समन्वय है, ये जो संचालन है इनफिलिबेंट नेट के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या सेवा दिया जाएगा? तो यह ई कंटेंट, जो पैराग्राफ डिस्कशन है यानी कि शोध शुद्धि है, शोध प्रबंधन है, और शैक्षणिक प्रोफाइल जैसी सेवाओं को निःशुल्क में उपलब्ध कराएगा। यहाँ पे एक आर्टिकल आप लोग देख रहे होंगे, बस्तर से सरगुजा तक के छात्रों को डिजिटल कंटेंट तक बढ़ेगी। ठीक है, पहुंच बढ़ेगी। इनफिलिबेंट नेट के साथ यहाँ पे आज OMU ये हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ तक के कंटेंट को डिजिटल कंटेंट यहाँ पे किया जाएगा। बस्तर से लेकर के सरगुजा तक के छात्रों का कंटेंट यहाँ पे डिजिटलीकरण यहाँ पे किया जाएगा। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। अगला जो यहाँ पे आर्टिकल है, नई दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें सीट वृद्धि हुई है, तो सीट वृद्धि में 50 से बढ़ा करके 200 कर दी गई है, जिसमें ST के लिए 100 है, उसके बाद आपके SC के लिए 60 है और OBC के लिए 40 है। इसमें आपके जो ST SC और OBC के जो छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए दिल्ली में एक ट्राइबल क्या है? यूथ हॉस्टल है। ठीक है, तो इसके संबंध में सीट में वृद्धि की गई है। आगे हम लोग बात करेंगे गांधी शिल्प बाजार 2025 के संबंध में, और इसका आयोजन गांधी शिल्प बाजार 2025। ठीक है, इसका जो आयोजन है, आयोजक बोर्ड पूछेगा तो छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड आपको बताना है। स्थान पूछेगा तो ये आपके नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अब इसमें विशेष क्या है? तो विशेष हम लोग देखेंगे, इसका आयोजन आपके 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच में किया गया, और इसमें जो प्रतिभागी हैं देश के विभिन्न राज्यों से 100 शिल्पकार इसमें शामिल होते हैं। और इसका उद्घाटन श्रीमती श्रुति सिंह द्वारा, जो कि क्या है? आवासीय आयुक्त है छत्तीसगढ़ भवन, इनके द्वारा यहाँ पे इसका उद्घाटन किया जाता है। और छत्तीसगढ़ की ओर से जो प्रदर्शित कला है, इसमें बेल मेटल, लोहा शिल्प और बांस शिल्प, टेराकोटा, काष्ठ शिल्प, गोदना कला,
और कालीन शिल्प तथा छिंद कसा, ये सब यहाँ पे इसमें क्या किया गया, प्रदर्शन किया गया। तो ये क्या है आपका, तो गांधी शिल्प बाजार 2025। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंद्रू केवट नेचर पार्क, कहाँ पे है पूछेगा तो चारामा, चारामा कहाँ पे, आपके जिला कांकेर, आपको याद रखना है। गांव का नाम क्या है आपका, तो गांव का नाम है जैसा कर रहा, ठीक है। उसके बाद ये कौन से वन परिक्षेत्र में आता है, तो चारामा वन परिक्षेत्र में, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसकी लोकार्पण तिथि कहाँ पे, तो लोकार्पण तिथि आपको याद रखना 3 दिसंबर 2025, और किसके द्वारा, तो वन मंत्री श्री केदार कश्यप द्वारा, ठीक है, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा इसका यहाँ पे लोकार्पण किया गया। ये लगभग आपके 50 लाख रुपए इसमें प्रावधान किए गए हैं, और ये 2 हेक्टेयर की वन भूमि को यहाँ पे क्या करता है, कवर करता है। उद्देश्य है जो पर्यावरणीय शिक्षा है, उसके बाद वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता और प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, तो आगे हम लोग को कुछ पेपर कट देखने हैं, ठीक है। यहाँ से जो पेपर कट है उसको हम लोग देखने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको मैं बताते जा रहा हूँ, बाकी तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सभी जो पेपर कट है हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है आपका, तो यहाँ पे आप लोग सर्च करना टेलीग्राम में रायपुर आईएएस एकेडमी, ठीक है। क्या सर्च करोगे, रायपुर आईएएस एकेडमी आप लोग सर्च करोगे, ठीक है। एकेडमी आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे, रायपुर आईएएस एकेडमी आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे। रायपुर आईएएस एकेडमी के ये प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारा आर्टिकल डे बाय डे आपको मिलता है, प्रतिदिन आपको मिलता है। इसमें पहला आर्टिकल आपको बोला गया है मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना जल्द शुरू किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो मेन पॉइंट है उसको मैं जल्दी से बताते जा रहा हूँ। योजना के अंतर्गत 4 प्रमुख टूर पैकेज संचालित होंगे, जिसमें 75 से लेकर 85% सब्सिडी के साथ आकर्षक टूर पैकेज यहाँ पे दिया जाएगा। यानी कि पर्यटन को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह एक प्रकार का योजना है। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग व आपके IRCT मिलकर मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना के तहत रायपुर और बस्तर में पर्यटकों के लिए विशेष टूर पैकेज जल्द ही यहाँ पे शुरुआत करने वाली है। इससे पर्यटन को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो खबर है 8 दिसंबर की खबर है, इसमें हम लोग देखेंगे शासन प्रशासन में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बैठक है ये 14 दिसंबर 2000 को, कई बार बता चुका हूँ, रायपुर के राजकुमार कॉलेज में हुआ था, जसपुर हॉल में हुआ था, ठीक है। लेकिन 25 साल में पहली बार रविवार को विधानसभा खुली है, ठीक है। आपके पहली बार ऐसा हुआ है 25 साल में कि रविवार को विधानसभा खुला है। सदन में विजन 2000 पर क्या होगा, यहाँ पे चर्चा होगी, ठीक है। तो ये सब इस आर्टिकल को आप लोग देख सकते हैं, पहली बार आपके रविवार को खोला गया 25 साल के इतिहास में। उसके बाद अगला जो आर्टिकल इसको हम लोग पढ़ेंगे, श्री राम शोध संतान की मांग पर बस्तर के 50 वैध संभाग में पौधे तैयार करेंगे। यानी कि बस्तर के रामायणकालीन हनुमान, गरुड़, राम दतौन जैसी 80 जड़ी बूटी, इन्हें क्या भेजा जाएगा, अयोध्या भेजा जाएगा, ठीक है। और सरयू के तट पर इसको उगाया जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। इसको तो हम लोग देख चुके हैं। वीर मंत्री जी 12-13 को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, मतलब आ चुके हैं, ठीक है। 13 को आपके बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में ये शामिल हुए हैं। तो ये सब हम लोग इसमें देख चुके हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, गिधवा परसदा में पंखों की रौनक, उड़ान भरेगी बर्ड सफारी। तो ये भी यहाँ पे याद रखना है। इस पूरे क्रम को आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है, बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर 1 का वन मंत्री कश्यप ने शुभारंभ किया है, ठीक है। तो इस पूरे घटनाक्रम को पढ़ेंगे। गिधवा परिषदा वेटलैंड में इस सीजन प्रवासी पक्षियों को आमद बढ़ गई है। इस क्षेत्र में 270 से ज्यादा विदेशी पक्षी और स्वदेशी पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। इसमें साइबेरिया, यूरोप, मध्य एशिया से आने वाली बारहेड, गुज, पीटेल डक और नॉर्डर्न सल्वर, ये सब आपके क्या है, दुर्लभ प्रजाति शामिल है। इसमें लगातार विविधता बढ़ रही है। गिधवा परिषदा को राज्य का प्रमुख बर्ड हॉटस्पॉट माना जाता है, ठीक, बर्ड हॉटस्पॉट माना जाता है। तो इस बीच में इसी लंबे समय से प्रस्तावित जो थी बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर और बर्ड सफारी, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, का वन मंत्री एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप जी ने उद्घाटन किया है। इसके साथ ही वेटलैंड को वैज्ञानिक अध्ययन, संरक्षण और पर्यावरण गतिविधियों से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये भी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है। इससे क्या होगा, रोजगार यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों के लिए सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ में 99.98% गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन यहाँ पे कार्य पूरा हो चुका है। तो इसको भी आप लोग आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अन्न कुमारी की स्थापना के साथ लक्ष्मी जगार प्रारंभ, यानी कि जगार गायन के लिए बस्तर से आमंत्रित है। कौन आमंत्रित की गई है, गुरु माता गोमती सोनी जी, ठीक है। तो इनको यहाँ पे क्या के लिए आमंत्रित किया गया है, लक्ष्मी जगार यहाँ के गायन के लिए इनको आमंत्रित किया गया है। इसके बाद बात करेंगे 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन रहा है। कुल 16 फ्लैग और ग्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त कर अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया है। ये जो आर्टिकल है ये 12 दिसंबर का है। तो ये खबर आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो हेडिंग है उनको मैं बता दे रहा हूँ, बाकी इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, केंद्र ने छत्तीसगढ़ में 513
ये डेटा आपको याद रखना है। 513 4G टावर मंजूर किए हैं छत्तीसगढ़ के लिए, 500 4G टावर, ठीक है, 513 4G टावर यहाँ पे मंजूर किए हैं। सुदूर एरिया में इसको क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। अगला है नया रायपुर अटल नगर, अब अलग से क्या बनेगी, तहसील बनेगी। जो नया रायपुर अटल नगर है ये क्या बनेगी, अलग से यहाँ पे तहसील बनेगी। इस तहसील में 39 गांव यहाँ पे शामिल होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे दावा आपत्ति मंगाई गई है। उसके बाद अगला जो न्यूज है, स्वच्छता सर्वेक्षण के मिलेनियम प्लस सिटी में कौन आया है, आपका रायपुर आया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट उसी को बता रहा हूँ, बाकी जो पूरा न्यूज है आप लोग इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। कुम्हारी जल आवर्धन परियोजना पर सहमति बनी है, 22 साल में लागत वसूल, ठीक है। सिंचाई परियोजना मंडल की सहमति के बाद प्रशासकीय स्वीकृति का इंतजार अभी करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 209 करोड़ रुपए की परियोजना, 84% लागत और भरपाई उद्योग से एजेंसी निर्धारण होने के बाद परियोजना को 3 साल में पूरा करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, ठीक। तो ये सब परियोजना है, इससे रिलेटेड आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पे देखना है। संसद ने दी आधी रात विकसित भारत राम जी, ये आपके केंद्रीय आपके नेशनल न्यूज से आर्टिकल से इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है, कि कौन से टॉपिक पे आपको यहाँ पे करेंट अफेयर चाहिए। उन सब टॉपिक पे आपका करेंट अफेयर आपको मिल जाएगा, इसको आपको कमेंट में बताना है। आपके डिमांड के ऊपर ये वीडियो लाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जसपुर की बहू अंकिता को मिलेगा, क्या मिलेगा, इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025, ठीक है। दिल्ली में होगा सम्मान समारोह, तो ये भी आपको याद रखना है। 30 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस सम्मान समारोह में किसको, आपके अंकिता को क्या मिलेगा, इफ्को युवा साहित्य सम्मान, ठीक है। और ओहर रे किसान, ठीक है, ओहर रे किसान की रचना से बनी छोटी किसान की आवाज राष्ट्रीय पलक पर जसपुर का नाम इन्होंने रोशन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक और फैक्ट आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री ने ऊर्जावान छत्तीसगढ़ की कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया है। कॉफी टेबल बुक का भी यहाँ पे विमोचन किया गया है। तो ये आपके जो डेट है इसको भी आपको याद रखना है, ये 15 दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर का ये न्यूज है। और मुख्यमंत्री द्वारा रविवार को आप लोग देख लेना कौन सा डेट यहाँ पे पड़ रहा है, मेरे ख्याल से शायद हाँ 15 दिसंबर ही होगा, ठीक है। तो ये सब आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखे हैं। इसमें हमने दिसंबर माह के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसको हमने यहाँ पे देखा, सारी चीज़ों को समझा, सभी पहलुओं को हमने बात किया, ठीक है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो शुरुआत हुई थी आपके मंथली करंट अफेयर की, ये मई माह से शुरू हुई थी। आप लोग कमेंट में बताइए आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या सीधा आपकी जनवरी से दिसंबर तक का आपको करंट अफेयर चाहिए, तो इसको आप कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं बिल्कुल यहाँ पे तैयार हूँ, क्योंकि अभी तक के आपके जो इंपॉर्टेंट डेटा थे, जो कि आपके आगामी एग्जाम थे, वो हमारा पूरा हो चुका है। और इसका पीडीएफ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन, आप लोग अगर प्ले स्टोर में जाते हैं तो इस प्रकार से आप लोग टाइप करके रखिए, यहाँ पे आपको लोगो दिख जाएगा, ठीक है। ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके अंतर्गत जाएंगे तो आपको पीडीएफ, वीडियो और मॉक टेस्ट तीनों एक ही जगह पे मिलेगा। इसके अलावा इसका पीडीएफ अभी मैं आपको टेलीग्राम पे यहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और ये जो शुरुआत थी ये मई माह से चालू हुई थी, ये इस साल का मान सकते हैं दिसंबर का जो डेटा था वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो आगाज करना होता है वो बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसे मंजिल तक पहुंचाना, ठीक है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसे हमने मंजिल तक पहुंचाया है इस वर्ष के, ठीक है। बाकी कुछ महीनों का छूटा हुआ है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे। तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको क्या कर सकते हैं, आप लोग लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जुड़े रहिए रायपुर आईएएस एकेडमी परिवार की ओर से। धन्यवाद।